दिन के बेहद इंटरेस्टिंग लेवल्स पर है बाजार। 15,500 के करीब निफ्टी और 35,200 के करीब है बैंक निफ्टी। आखिरी 1.5 घंटे में आएगी कुछ रिकवरी या फिर दिखेगा दबाव और रहेगा करेक्शन। और ऐसे में क्या करें आप बचे हुए समय में और क्या करें कल की तैयारी रहेगा खास इसी पर फोकस है। स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। और अनिल जी, स्वागत करते हैं इस फाइनल शो में कुछ नतीजों के साथ। ऑलरेडी हम देख रहे हैं मदरसन पर तो दमदार एक्शन हो ही रहा है नतीजे आने के बाद। और अब अगर आप देखें स्क्रीन पर सर, तो मुथूट फाइनेंस के भी नतीजे आते हुए दिख रहे हैं। मुनाफा आया है 1000 करोड़ से जस्ट नीचे का, और हमने एग्जैक्टली 1000 करोड़ के मुनाफे का अनुमान लगाया था, तो ऑलमोस्ट अनुमान के मुनाफे का अनुमान लगाया था, तो ऑलमोस्ट अनुमान मुताबिक ही आपको यहाँ पर मुनाफा आते हुए दिख रहा है जहाँ तक मुथूट फाइनेंस की बात है। बाकी भी फैक्टर्स पर नजर डालेंगे सर। एयू में हम 15% की बढ़त का अनुमान लगा रहे हैं, और ओवरऑल भी हमने देखा है पिछले कुछ दिनों से बढ़िया एक्शन मुथूट फाइनेंस, मनप्पुरम फाइनेंस दोनों में ही होते हुए दिखा है। पर मुनाफे का फिगर एग्जैक्टली अनुमान मुताबिक आपको आते हुए दिख रहा है। कुल आय अगर आप देखें तो यहाँ पर भी बढ़त ही आपको आती हुई दिखी है। 2630 करोड़ से बढ़कर लगभग 2820 करोड़ की आय आई है। तो अगेन जो हमने अनुमान लगाया था 2765 करोड़ का, उससे अच्छी आय आई है। तो टॉप लाइन बॉटम लाइन दोनों पर ही आप अनुमान से बेहतर या ऑलमोस्ट अनुमान मुताबिक ही आप कह सकते हैं प्रदर्शन आते हुए दिख रहा है मुथूट फाइनेंस की तरफ से। आइए मुथूट फाइनेंस पर फोकस डालेंगे सर। और भी काफी स्टॉक्स हैं जिन पर चर्चा करनी है, पर उससे पहले इस समय की बड़ी बातें बता दें सर। बिल्कुल दीप, और बड़ी बात यह है कि बाजार में लगातार दूसरे दिन सुस्ती का माहौल है। आज भी हल्की फुल्की करेक्शन प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। 80 अंक फिसलकर निफ्टी 15,500 के करीब है। सेंसेक्स 400 पॉइंट नीचे गिरकर इस वक्त ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी उतना कमजोर है नहीं। 35,200 के आसपास बने रहने में, टिके रहने में बैंक निफ्टी है कामयाब। आईटी इंडेक्स में 1% का नुकसान है। एफएमसीजी शेयर मजबूत है और प्राइवेट बैंक्स और सरकारी बैंक ये दोनों ही मजबूत है। इससे बाजार को थोड़ा सा सहारा। प्राइवेट बैंक मजबूत कमजोर है, सरकारी बैंक मजबूत है। सरकारी बैंकों के अलावा रियल एस्टेट शेयर और मेटल हल्की हल्की खरीदारी दिखा रहे हैं, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों का एक्शन देखिए अब भी बेहद जबरदस्त है। मिड कैप इंडेक्स लाइफ टाइम हाई पर है, स्मॉल कैप इंडेक्स 1% ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। इससे आपको अंदाजा लगेगा कि पूरी तरह से छोटे मझोले शेयरों में अभी भी तेजी का और खरीदारी का रुझान बरकरार है। इस वक्त डाउ फ्यूचर्स एकदम सपाट ट्रेड कर रहे हैं, न तेजी का इरादा रखते हैं न मंदी का। और यूरोप के बाजारों में भी आप देख सकते हैं मिला जुला सा कारोबार होता हुआ दिख रहा है। स्मॉल कैप इंडेक्स देखिए 1% ऊपर और धीरे धीरे दिन की ऊंचाइयों पर पहुंचता हुआ दिख रहा है। इससे आपको अंदाजा लगेगा कि ब्रॉडर मार्केट में अब भी खरीदारी का माहौल है, कहीं कोई डर या फिर चिंता की बात वहां नजर नहीं आती है। जी दीप। बिल्कुल सर, तो कोई घबराने की बात नहीं है। ग्लोबल क्यूज से भी सहारा मिलते हुए दिखा है। बस थोड़ा हमारे बाजार 2 दिनों से कंसोलिडेशन दिखा रहे हैं और कोई ऐसी बड़ी गिरावट तो नहीं आई है। और सेक्टर स्टॉक्स में तो आपको मजबूत एक्शन बन ही रहा है। बल्कि एनआईआई भी देखें मुथूट फाइनेंस की, अभी जो मैंने कैलकुलेट करी है, तो एनआईआई भी 1840 करोड़ के करीब निकल कर आ रही है। हमारा अनुमान 1800 करोड़ का था। तो अच्छे ये नतीजे रहे हैं, अनुमान से थोड़ा बेहतर ही आप कह सकते हैं मुथूट फाइनेंस के नतीजे आते हुए दिख रहे हैं। आइए एक बार जरा मुथूट फाइनेंस की चार्ट पर पहले राय ले लेते हैं और फिर आपको खबरों वाले शेयर्स और साथ ही ट्रिगर्स के बारे में भी बताएंगे। बागले साहब हमारे साथ हैं। बागले साहब, जरा एक बार मुथूट के चार्ट पर राय दें सर। नतीजे अनुमान मुताबिक आते हुए दिख रहे हैं। पिछले जो 3-4 दिनों में जो राइज आई है 1260-70 से लेकर जाकर 1330 तक, मुझे लगता है वो ऑलरेडी डिस्काउंट हो चुकी है। मुझे कोई एक्सेप्शनल लगता नहीं है। 1280 में एक ब्रेकआउट आया था जिसका टारगेट 1300 था जो आ गया। तो ये कहना नहीं चाहता कि वीक है। फिलहाल मेरे को ये लगता है कि 1300 और 1300 के रेंज में अगर 1300 निकाल देता है तो 1360 तक जा सकता है। 1300 के नीचे जाएगा तो 1280 तक भी जा सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए राय मुथूट फाइनेंस पर। आइए अब वक्त है ट्रिगर्स और खबरों वाले शेयरों का, लेकिन उससे पहले बिगुल है तैयार बैक टू बैक। हमेशा की तरह क्लोजिंग शो का पहला बिगुल वागले साहब के लिए, लेकिन पहले बिगुल के साथ साथ ही चिपक के दूसरा बिगुल है कुणाल जी और राकेश जी के लिए। तो चार्ट कॉर्नर भी है, पहले वागले का वंडर और साथ का साथ चार्ट कॉर्नर। बताएं वागले साहब, करिए शुरुआत।
आफ्टरनून अनिल जी, आफ्टरनून दीपांशु। कल हमने जो अडानी पोर्ट्स और अडानी एंटरप्राइजेस में देखा था कैचअप ट्रेड, आज सीधा 20 रुपए मिले, वैसे सिमिलर ट्रेड मुझे दिखाई दे रहा है मदरसन सुमी और भारत फोर्ज सिमिलर कैटेगरी में है। भारत फोर्ज ने अभी अभी ब्रेकआउट किया है 700 का, 701 के करंट भाव से बाय करे, 697 तक आता है, ऐड करे 689 का। थोड़ा सा मैं लंबा स्टॉप लॉस दे रहा हूं, लेकिन टारगेट भी बड़ा है, 720 का टारगेट है, जो मुझे लगता है कल तक आना चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए भारत फोर्ज पर खरीदारी करने की राय। कुणाल जी, राकेश जी बताएं सर, आपका क्या इरादा है? अनिल जी, बिल्कुल खरीदारी का इरादा है। भारत फोर्ज के अंदर एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है और एक पॉजिटिव क्रॉसओवर है। और अनिल जी, ऑन अ लाइटर नोट एक चीज कहना चाहूंगा, जो एक कहावत है ना, एज इज जस्ट अ नंबर। देखिए बागले जी हमसे सीनियर होते हुए भी हमें हर बार फोटो फिनिश में आगे निकल जाते हैं और इस बार भी आगे निकले, बट भारत फोर्ज में ब्रेकआउट है। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। स्टॉक में 100 रुपए की तेजी बनने की संभावना चार्ट पर दिखती है। अगर थोड़ा सा लॉन्गर टर्म चार्ट देखें, जबरदस्त ब्रेकआउट हो रहा है, बाय करके चलें। स्टॉप लॉस रखना है 687 पर, 687 के स्टॉप लॉस से बाय करें। पहला टारगेट 730 रुपए का 730, दूसरा टारगेट 742 का 742 रुपए का होगा। बंसल जी देखिए, एज इज जस्ट अ नंबर, बात तो सही है। एज इफेक्ट है ना फिजिकल काम करने वालों में। सपोज आप वागले साहब के साथ आपका एक मुकाबला हो, मल्ल युद्ध। मल्ल युद्ध का मतलब होता है कुश्ती, तो हो सकता है उसमें आप भारी पड़े क्योंकि आप जवान हैं, लेकिन जहां एज के साथ दिमाग ज्यादा फास्ट होता है, एक्सपीरियंस ज्यादा होता है, इसलिए वागले साहब आपसे आगे बार बार आगे निकल रहे हैं। तो इसमें दोनों में फर्क है। एज होने का फायदा वागले साहब को सही जगह मिल रहा है। देखिए वागले साहब कुछ विशेष टिप्पणी कर रहे हैं। जी वागले साहब। मुझे अनिल जी ये नहीं लगता कि मल्ल युद्ध में बंसल जी मेरे साथ जीत पाएंगे। आप उनको थोड़ा सा ओवर रेटिंग दे रहे हैं। हाँ, क्या बात है, शायद भागने में वी डोंट एग्री विद दिस। ना हम इस वी डोंट एग्री विद दिस। एक बार करवा के ही देखेंगे तभी मजा आएगा, बिना करवाए मजा क्या आएगा। जी कुणाल जी। बिल्कुल अनिल जी, मैं भी यही कहने वाला था कि इसका फैसला एक ही तरह से हो सकता है कि इसका सीधा प्रसारण हो जी बिजनेस पे। अनिल जी हाँ, एक बार आप सब लोग अपनी आंखें बंद करें, टीआरपी की गारंटी जस्ट विजुलाइज करें कि हाँ, अरे टीआरपी तो कोई बात नहीं, आती रहेगी, भगवान की दया से बहुत है, जितनी सोची उससे ज्यादा आ रही, वो तो टेंशन नहीं है। लेकिन खाली आंखें बंद करके आप सोचिए, दो पहलवानों के बीच मल्ल युद्ध हो रहा है। एक है बंसल जी, दूसरे है वागले साहब। एक तरफ हिंदुस्तान का पहलवान, दूसरी तरफ सुमो पहलवान जापान का, और सोचिए कैसा सीन होगा। वाह। तो चलिए कभी न कभी ये देखने को जरूर मिलेगा, लेकिन तब तक आइए देखते हैं कुछ बेहतरीन पिक्स आ रही है आशु सर की तरफ से। स्विंग के सुल्तान आशु मदान। स्वागत है आशु सर आपका। बताएं सर, क्या है आपकी पिक? अनिल जी, विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे एंड गॉड ब्लेस यू विद गुड हेल्थ। अनिल जी, हेल्थ ठीक रहनी चाहिए, बाकी सारी चीजें तो आप कर ही लेंगे। थैंक यू सर। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इज हेल्थ। तो अनिल जी देखिए, आज एक निफ्टी का स्प्रेड है और एक बैंक निफ्टी का है, जो बैंक निफ्टी का आपके बर्थडे पे, आपका बैंक निफ्टी का आपके बर्थडे पे डेडिकेट कर रहा हूँ, तो आपके लिए है बैंक निफ्टी का स्प्रेड। अनिल जी, बैंक निफ्टी हमें लगता है कि 35,500-600 तक की मूव दिखा सकता है, लेकिन अनिल जी रिस्की है, लेकिन लेना कैसे? अनिल जी 35,000 की कॉल लेनी है एक, और 35,500 की दो बेचनी है कल की। एक 35 की कॉल लेनी है अंकित 35,000 वाली, और दो 35,500 की बेचनी है कल वाली। अनिल जी इसकी कॉस्ट आएगी, आप नोट कर लीजिए, 140 रुपए। 35,000 का रेट है अभी 324.25, उसका भाव है 90.95, तो आपकी जो कॉस्ट आती है अनिल जी वो 140 के करीब आती है। मींस 35,140 का आप बैंक निफ्टी प्लस हो गए हैं। और अभी जो कैश का रेट चल रहा है अनिल जी स्पॉट का 35,185 है, तो आप ऑलरेडी 45 रुपए इन द मनी चल रहे हैं। और अनिल जी ये सेफ है कल 36,000 तक। मुझे इसमें 200-300 पॉइंट की एक मूव लगती है और वो आनी चाहिए, लेकिन ज्यादा मारामारी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पैसा अनिल जी डबल हो सकता है बिल्कुल। ये बैंक निफ्टी का बुल स्प्रेड है कल के लिए। और अनिल जी इसके साथ निफ्टी का बियर स्प्रेड है, वो भी कल के लिए। 15,500 की एक पुट लेनी है जिसका भाव चल रहा है अनिल जी 85 रुपए के आसपास।
15,500 की एक पुट लेनी है जिसका भाव चल रहा है 85 रुपए के आसपास, और 15,450 की 100 रुपए नीचे की 2 पुट बेचनी है। और अनिल जी इसकी कॉस्ट आएगी 12-13 रुपए। अनिल जी इस निफ्टी बियर स्प्रेड की कॉस्ट आएगी 12-13 रुपए। अगर 12-13 रुपए की आप कॉस्ट 15,550 में डालते हैं तो मतलब हो गया 15,537 में निफ्टी शॉर्ट है। और अनिल जी 15,488 चल रहा है, तो ये ऑलरेडी बहुत इन द मनी है। तो अनिल जी नीचे सेफ है 350 तक। हमारा वर्स्ट केस मानना है कि 400 तक जा सकता है। और अनिल जी अगर ऊपर गया तो आज ही पैसे आ जाएंगे, कल सुबह खुलने पे ही पैसे आ जाएंगे। इसके अंदर जो 13 रुपए हैं ये कम से कम 3 गुना पैसे हो जाएंगे। तो अनिल जी बहुत अच्छे स्प्रेड है दोनों, बैंक निफ्टी में बुल स्प्रेड और निफ्टी में बियर स्प्रेड, ये दोनों कल के लिए हैं। और पैसा 140 रुपए बैंक निफ्टी में लगेगा, कोई दिक्कत नहीं लगती है, 36,000 तक सेफ। और 13 रुपए लग रहे हैं निफ्टी के अंदर, 350 तक सेफ, ऊपर में कोई रिस्क नहीं है। अच्छा, पहले तो जैसे आपने स्प्रेड बोला तो पहले तो मैं ऐसे ही डर गया। मैंने कहा ये तो कहीं पता चला कि बर्थडे के दिन मंदी वाला स्प्रेड दे रहे हैं। लेकिन जैसे आपने बोला कि बैंक निफ्टी पर बुल कॉल स्प्रेड है तो थोड़ी जान में जाना ही। चलिए, कॉल स्प्रेड के जरिए लेकिन कम से कम खरीदारी की राय दे रहे हैं, लेकिन साथ साथ में निफ्टी का भी आपने दे दिया। तो मतलब आप वो है ना खुशी देते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं देते हैं, लेकिन टुकड़ों टुकड़ों में रुक रुक के। वो पहले हमारे जमाने में नहीं आता था बचपन में रेडियो सिलोन, जिसमें आवाज कभी धीमे एकदम ऊपर नीचे आवाज होती थी, एक फ्लो में कभी एक लेवल की आवाज ऑडियो कभी आता नहीं था, वैसा हाल है। तो थोड़ा सा मूड ठीक हुआ, फिर वापस पुट, फिर वापस कॉल, तो वैसा आशु जी का। चलिए कोई बात, जी आशु जी। अनिल जी मैं बल्कि आपको याद कर रहा था, कल भी आपने वो कुछ डरते डरते कहा था पूछना चाहता हूँ आईटीसी के बारे में। पर अनिल जी मैं याद कर रहा था कि आज से 2-3 साल पहले, शायद पहले 2 साल या जब से बजट की वो आपने वो जो शुरू की थी, पहले बजट से अनिल जी मैं आईटीसी में जब 300 प्लस था वहां से बेचने का ये सिलसिला शुरू किया था। और मुझे याद है अनिल जी पहले तो शायद राकेश जी का फेवरेट होता था, संदीप जी का, तो शायद बुरा भी माना था। लेकिन आज अनिल जी आईटीसी स्टेज पे पहुंच गया कि मतलब आपके बर्थडे पे भी और आपकी टीम ने भी जो मीम्स बनाए, तो अनिल जी अब मुझे लगता है कि वो बुरा मानने वाला सिलसिला चला गया। अब आईटीसी ने सबको स्ट्राइक में ले लिया। पर अनिल जी परसों भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ, आईटीसी नहीं लूंगा अनिल जी। जैसे वो आपने एक बार चलाया था ना, नहीं लेना अनिल जी, नहीं लेना। मैं आपको एक और भी चीज बताता हूँ अनिल जी, कल भी बोला था 85% बिजनेस वो है, 7-8% एफएमसीजी, 7-8% होटल। अनिल जी कुछ ऐसा मारामारी इसमें नहीं हो जानी है। और अनिल जी एक और चीज है, ये तो अनलॉक थीम में भी हम बात करते हैं ना अनिल जी, फॉर एग्जाम्पल ऑटोमोबाइल की बात करते हैं, मैं अनिल जी थीम की बात करता हूँ। लेट्स सेटल आईटीसी फर्स्ट। ओके, किस भाव के ऊपर निकलने के बाद आप लेंगे ये बताइए। देखो लेना तो है आपको, लेंगे तो पक्का 101% लेंगे। कब लेंगे? या तो नीचे का भाव बताइए, ऊपर का बताइए कि नीचे ये भाव आ जाएगा तो लेंगे ताकि हम उस भाव तक लेके आए इसको, या अगर आप ये कहें कि इस भाव के ऊपर निकलेगा तो लूंगा, तो वो बताए। तो कहीं कहीं आपको आईटीसी तो लेना ही पड़ेगा, 100% लेना पड़ेगा। कब लेंगे वो बताइए। अनिल जी आईटीसी के साथ एक और स्टॉक था, उसमें ये चेंज हो गया मेरा, वो था एलएनटी। वो भी मैं हर बजट में आपको कहता था कि सब आएंगे बजट सुनेंगे और कहेंगे बाय एलएनटी, तो मैं हमेशा बेचता था। पर अनिल जी जो आपके क्वेश्चन का आंसर है, आईटीसी में अभी भी मेरा मन नहीं बना, लेकिन वो चीज एलएनटी में हो गई है। अनिल जी मैं एक थीम की बात कर रहा था, अनलॉक की, मैं आपसे पूछना भी चाहूंगा अनिल जी, जैसे होटल की बात करते हैं अनिल जी, ऑटोमोबाइल थीम है, तो आपने आज कल गाड़ी लेनी थी, मेरे को परसों लेनी थी और किसी को 3 महीने बाद लेनी है। तो जब लॉकडाउन खुलेगा तो अनिल जी वो तो पेंट अप डिमांड भी आ जाती है, 6 के 6 बिक जाएंगे। लेकिन हॉस्पिटैलिटी में अनिल जी जो लॉस हो गया वो लॉस तो हो चुका है। बट अनिल जी मुझे लगता है कि अनलॉक थीम में ना शायद हमने एक चीज की बात नहीं की, कार्ड बिजनेस की। अनिल जी अगर आप कार्ड की स्टडी करें, कार्ड बिजनेस की, क्रेडिट कार्ड की, 40 to 50% जो वॉल्यूम होता है ना बिजनेस, मतलब जो के बिलिंग होती है, दैट इज लेजर बेस्ड। मतलब दिस इज ए प्रूवन रिसर्च कि मतलब डाइन आउट, ट्रैवल, टिकटिंग। तो अनिल जी अनलॉक होने के बाद जो कार्ड बिजनेस है अनिल जी, ये भी बैंक्स का बहुत बढ़ने वाला है। तो एसबीआई कार्ड भी अनिल जी एक कैश की पिक है इन्वेस्टर के लिए अनिल जी, कोई शॉर्ट टर्म नहीं है कि अगले 6 महीने के लिए अगर कोई कैश का स्टॉक लेना है तो अनिल जी एसबीआई कार्ड पे भी ध्यान दे सकते हैं। और अनिल जी एक स्टॉक, मतलब सब आपके बर्थडे पे कैश स्टॉक की बात करते हैं, तो मैं एक और रिमाइंड करवा देता हूं, और किसी को आज फ्रेश मानना है तो फ्रेश कॉल भी मान ले, क्योंकि कहते हैं कि बात हो चुकी है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी अनिल जी, फिर रिपीट कर रहा हूं, ये कहता हूं कि लेके बस भूल जाओ और देखो भी मत, पोर्टफोलियो में है। 110 पे बात हुई थी, 115 पे हुई थी, आज 130 है।
JSW एनर्जी अनिल जी 200 से पहले बात ही नहीं करे कोई, चुपचाप लेके रख दो। फिर बोलता हूं पहली कंपनी होगी हिंदुस्तान की पावर कंपनी जो डेट फ्री होगी लाइफ के अंदर, जब भी होगी। तो मतलब इससे अच्छी कंपनी कोई हो नहीं सकती अनिल जी। बिल्कुल 80 रुपए में आशीष सर हमने भी रिकमेंड किया, आपने 100 में भी किया है, 90 में भी किया है, 115 में भी किया है। हर एक लेवल पर आप लगातार JSW एनर्जी रिकमेंड करने की बात कर रहे हैं। और SBI कार्ड्स एक और स्टॉक है जहां पर रिकमेंडेशन आती दिख रही है आशीष सर की तरफ से। ये दो स्टॉक है बहुत ही बेहतरीन जहां पर आपको करनी है खरीदारी। कुणाल जी कुछ इस पर ऐड करना चाहते हैं? जी कुणाल जी। अनिल जी देखिए, मैं सवाल का जवाब दे रहा था जो आपने आशु जी से पूछा था। आशु जी तब लेंगे अनिल जी ITC जब कोई किसी के पास बचेगा नहीं। अनिल जी जब तक लोगों के पास है आशु जी ITC नहीं लेंगे। सही जवाब। तो अगर चलिए भैया, दिलाना है तब ITC लास्ट- तो फिर सबको बेचना अनिल पड़ेगा जी। अनिल जी। अनिल जी सही जवाब कुणाल जी जी आशीष का। सर अनिल जी बिल्कुल ठीक बात है। तो चलिए जी सर, जी सर। अनिल जी बिल्कुल सही जवाब कुणाल जी का। Okay. 100% तो आई एम विद हिम। मतलब वो होता है ना जो एक ट्रू Okay, वैलेंटाइन की चलिए, तरह उस वो दिन मेरी का नब्ज इंतजार जानते रहेगा। हैं। एब्सोल्युटली, चलिए इंतजार रहेगा उस दिन का। देखते हैं कि वो 250 पे लेते हैं, 250 पे लेते हैं, 300 पे लेते हैं, 400 पे लेते हैं, 500 पे लेते हैं, कहीं न कहीं तो लेंगे। और जहां तक आशु जी नहीं लेंगे वहां तक ITC बढ़ता रहेगा, ये बात भी पक्की है। चलिए, तो ये है आपके लिए आज के स्टॉक्स। निफ्टी पर कॉल स्प्रेड है, निफ्टी पर पुट स्प्रेड है, बैंक निफ्टी पर कॉल स्प्रेड है। SBI और JSW एनर्जी में खरीदारी करने की राय। दीप, एक बार जरा खबरों वाले शेयर और ट्रिगर्स ले लिए जाए। बिल्कुल सर, थोड़े इवेंट्स ले लेते हैं और फिर कुछ कॉल्स भी आने की तैयारी में है सर। पर आइए पहले इवेंट्स पर नजर डाल लेते हैं। मानसी हमारे साथ तैयार हैं। गुड आफ्टरनून मानसी, बताइए। गुड आफ्टरनून दीपांशु। एक तो वायदा में आप PVR के नंबर्स का इंतजार है, इसके अलावा सुंदरम फाइनेंस होल्डिंग का राइट इश्यू आज बंद हो जाएगा। IOB प्रेफरेंशियल इश्यू से सरकार ने 4100 करोड़ जुटाने पर एक बोर्ड बैठक होने वाली है, इस पर नजर है। कल कैश में अरविंद फैशंस, क्वेस्ट कॉर्प, GSPL के नंबर्स आते हुए दिखेंगे। कैश मार्केट के नंबर्स ही हैं कल रिजल्ट्स में। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की 3 दिवसीय बैठक का कल दूसरा दिन होगा। कल ही के दिन IMD का अनुमान है मॉनसून केरल तट पर दस्तक दे सकता है। इनफैक्ट अगले 24 घंटों में यह अनुमान लगाया जा रहा है मौसम विभाग की तरफ से। SBI 4 रुपए प्रति शेयर के डिविडेंड की एक्स डेट है कल। साइंट 17 रुपए प्रति शेयर के अंतिम डिविडेंड की एक्स डेट है। मजेस्को का ओपन ऑफर कल बंद हो जाएगा, दाम जिसके 77 रुपए प्रति शेयर है। अरविंद फैशंस की पूंजी जुटाने को लेकर एक बोर्ड बैठक है। वहीं अनंतराज ग्लोबल 3 जून से नाम इसका बदलकर TARC टार्क लिमिटेड हो जाएगा। शुक्रवार के ट्रिगर्स, RBI क्रेडिट पॉलिसी जारी करेगा। वायदा की कंपनी भारत फोर्ज के नंबर्स आने वाले हैं और जम्मू एंड कश्मीर बैंक पर नजर रखना होगा। यहां पर बोर्ड बैठक कंपनी करने जा रही है। सरकार 500 करोड़ तक निवेश कर सकती है, तो इस खबर के चलते JNK बैंक पर फोकस रहेगा। ओके, तो नजर रखते हैं कुछ अहम ट्रिगर्स आपके लिए। कुशल भी हमारे साथ तैयार है। कुशल, बताइए आज कौन से स्टॉक्स खबरों के दम पर एक्शन में रहे हैं? बिल्कुल, तो सबसे पहले मदरसन सुमी के जो नतीजे आते हुए दिखे हैं वहां पर आप देखिए नंबर्स अनुमान से काफ़ी बेहतर साइड पर देखने को मिल रहे हैं। हमारा अनुमान 16,500 करोड़ की आय का था, उसके मुकाबले करीब करीब 17,000 करोड़ की आय कंपनी ने घोषित की है। साथ ही कामकाजी मुनाफा भी 1600 करोड़ के मुकाबले 1721 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। मार्जिन भी 10.1% पर कंपनी ने रिपोर्ट किया और मुनाफा कंपनी का 713 करोड़ पर आया। हमारा अनुमान 465 करोड़ का था। इनफैक्ट यहाँ पर अदानी ग्रीन भी फोकस में है। 150 मेगावाट का जो विंड पावर प्रोजेक्ट है वो इन्होंने शुरू कर दिया। इनफैक्ट जो इनकी तय डेडलाइन थी उससे 9 महीने पहले ही इन्होंने ये प्रोजेक्ट पूरा किया है, तो इनके लिए काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। भारतीय एयरटेल अफ्रीकी जो सब्सिडियरी है उन्होंने तंजानिया टावर कारोबार को बेचा है और ये 17.5 करोड़ डॉलर में ये डील होती हुई दिखी है। MRPL यहाँ पर ONGC मैंगलोर पेट्रोकेमिकल के साथ जो मर्जर पर जो है कंपनी अब 10 जून को विचार करती हुई दिखेगी, तो यहाँ पर भी आपको नजर रखनी है, एक अपडेट है। साथ ही एक्सक्लूसिव खबर जो हमने आपको जानकारी दी कि आगे के लिए आगे आने वाले दिनों में जो पेट्रोल और डीजल है वो महंगे होते हुए दिख सकते हैं। इनफैक्ट पेट्रोल करीब 2 से 3 रुपए प्रति लीटर और डीजल में 1 से 2 रुपए का इजाफा हमें देखने को मिल सकता है। इनफैक्ट ऐसा
वित्त मंत्रालय को 10 दिन पहले ये अनौपचारिक नोट जो है ये भेजा गया था। और यहाँ पर अगर आप देखें तो जितनी भी OMCs हैं, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि यहाँ पर आपको फोकस रखना है, यहाँ पर अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है, जिस तरह से आगे के लिए जो तेल के दाम है उसको बढ़ाने की बात की जा रही है। और अंत में सन फार्मा खबर के लंब पर फेरिंग फार्मा के साथ इन्होंने लाइसेंसिंग करार किया है। कैरीटेक नाम की एक दवा है और यहाँ पर ये जो दवा है ये ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने के लिए काम आती है। और 2 ब्लॉक डील्स है जिसमें PNB हाउसिंग पहला है, 27 लाख शेयरों के कई सौदे होते हुए दिखे हैं। और PNB यहाँ पर 26 लाख शेयर के सौदे हुए हैं 42.3 से 42.45 रुपीस के बीच। ओके, तो ये हैं आपके लिए कुछ खबरों वाले शेयर्स और रखिए नजर PNB पर। जबरदस्त उछाल इस पर आते हुए दिख रहा है। नतीजे भी इस हफ्ते के एंड में आने वाले हैं और PSU बैंक्स भी आज अच्छे एक्शन में है। पर एक स्टॉक जो सुबह से बढ़िया तेजी में आते हुए दिखा है सेंचुरी इनका। जरा इसे पुलअप करिए। 360 के करीब यहाँ पर अनिल जी ने अपने बर्थडे के लिए पिक दी थी और वहां से एक जबरदस्त उछाल ऑलरेडी आ चुका है। हालांकि डबल होने के इवेंचुअल टारगेट्स दिए हैं बर्थडे स्पेशल पिक के, बट दिन के लिहाज से भी देखें तो जबरदस्त तेजी आपको ये काउंटर दिखा चुका है। 20% का सर्किट सेंचुरी इनका पर लगा हुआ है। और सर काफी लोग कह रहे हैं कि ये अनफेयर है कि आपने सुबह के व्यूअर्स के लिए तो इतनी बेहतरीन पिक दे दी और उस पर सर्किट भी लग गया है, अब थोड़े आफ्टरनून शो के व्यूअर्स के लिए भी एक बर्थडे स्पेशल पिक तो बनती है सर। अरे दीप, ये फॉर्मूला कौन सा निकाला आपने? हमारे व्यूअर्स सुबह शाम के सब सेम है, ऐसा अलग अलग थोड़ी है। जो सुबह वाले दोपहर का भी शो देखते हैं, दोपहर वाले सुबह का भी देखते हैं। ये नया फॉर्मूला ठीक निकाला आपने। तो मतलब सुबह वाले व्यूअर्स के लिए अलग और दोपहर वाले व्यूअर्स के लिए अलग, ऐसा? सर जैसे अभी आशु जी और सचिन जी क्लोजिंग शो में जुड़ गए हैं, तो वैसे ही काफी सारे व्यूअर्स हैं सुबह की ट्रेडिंग करके दोबारा जो आफ्टरनून शो में सुबह मिस करके आफ्टरनून शो में जो आ गए हों, उनके लिए भी कुछ स्पेशल पिक तो बनती है सर। ओहो, चलिए, तो आपकी दबाव बनाने की रणनीति ये मैं समझ रहा हूं, तो मुझे थोड़ा समय दे, कोशिश करता हूं कि अगर कोई एक अच्छा स्टॉक हाथ लग जाए तो ट्राई करता हूं। क्योंकि क्या है, वो सुबह वाला स्टॉक नहीं चला होता ना तब तो ठीक था, तब तो दबाव कम रहता था कि चलो ठीक है थोड़ा। लेकिन अब चूंकि सुबह वाला स्टॉक इतना भाग चुका है तो मैं अब पहले से मतलब वो कहते थे फील्ड में उतरने के पहले ही दबाव महसूस करता है बैट्समैन, वैसी वाली हालत है। तो मैं, चलिए आप मुझे थोड़ा समय देंगे तो मैं ढूंढने की कोशिश करता हूं। तब तक बीच में अभी सेठी साहब भी आने की तैयारी में है, तब तक आप आगे बढ़ाएं, मुझे थोड़ा सा समय दें जी। बिल्कुल सर, और एक्सपेक्टेशन अब हाई है क्योंकि आपने ऑलरेडी सुबह की एक्सपेक्टेशन हाई कर दी है। सेंचुरी इनका 20% का सर्किट, बर्थडे स्पेशल पिक और एक और बर्थडे स्पेशल पिक बस कुछ ही देर में अनिल जी आपके लिए ला रहे हैं। पर आइए तब तक हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से ढेरों कॉल्स तैयार हैं। सचिन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो एक कॉल दे रहे हैं, उसके बाद जय ठक्कर से भी उनकी पिक लेंगे बिगुल BTSTT का सचिन जी के लिए। बताएं सचिन जी। Good afternoon, Dipanshu. Good afternoon, Anil ji. Anil ji, wish you many happy returns of the day. जिस तरीके से मार्केट प्लेस है मुझे लग रहा है यहाँ पर मोमेंटम काफ़ी अच्छा है NBFC इन पर्टिकुलर काउंटर्स में। एंड पिरामल एंटरप्राइजेस पे एक सुबह जो ब्रेकआउट हुआ है मुझे लग रहा है वो काफ़ी सस्टेनेबल है। सो यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह होगी। अराउंड 1840 के आसपास इसके फ्यूचर्स चल रहे हैं। स्टॉप लॉस आपको लगाना है 1818 के आसपास। फर्स्ट टारगेट होगा अराउंड 1870 का। एंड फॉलो थ्रू मूवमेंट अगर आ जाती है तो लगभग आई थिंक अराउंड 1885 तक ये मूव एक्सटेंड होनी चाहिए। सो खरीदारी करने की सलाह है पिरामल एंटरप्राइज के फ्यूचर्स में। बिल्कुल, पिरामल एंटरप्राइजेस पर खरीदारी करिए। कुछ समय पहले आशु जी भी इस पर राय देकर गए थे, उनसे भी अपडेट लेंगे उनकी कुछ और कॉल्स का। पर उससे पहले जय अपनी कॉल के साथ तैयार हैं, तो बिगुल जय ठक्कर के लिए। बताएं जय। गुड आफ्टरनून टू यू दीपांशु, गुड आफ्टरनून टू अनिल जी। बहुत ही बढ़िया एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हमें देखने मिल रहा है मुथूट फिनांस के ऊपर। दीपांशु, देखते ही देखते ये स्टॉक काफ़ी जोर से भाग गया है और इसका 1400 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदना है जो करीब अभी 55 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस नीचे की तरफ रखना है, थोड़ा दूर का स्टॉप लॉस रहेगा दीप, क्योंकि बहुत ही एक जोर से एक मूव आया। बट देन 55 के आसपास से ट्रेड कर रहा है। 1400 का कॉल ऑप्शन इसको खरीदना है। यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है 30 रुपये का। सो 25 रुपये का एक स्टॉप लॉस रहेगा। बट देन ठीक है, ये पोजिशनल कॉल है और थोड़ा बड़ा ब्रेकआउट आया दीपांशु। काफ़ी मैं कहूँगा कि बड़े सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न में से जो हिसाब से ब्रेकआउट आया, जुलाई महीने से ये स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा था,
ऊपर की रेंज अगर मैं आपको बताऊं तो लगभग 1400 की, नीचे की रेंज लगभग 1130 की। आप समझ सकते हैं 300 पॉइंट का एक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आया है लगभग 6-7 महीने के बाद, मे बी मोर देन दैट। सो इसका ऊपर में जो टारगेट फर्स्ट टारगेट हम पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे 1:1 के रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से दीपांशु, वो बनकर आएगा 80 रुपए का। फर्स्ट टारगेट 80 का रहेगा, सेकंड टारगेट 92 मुथूट फाइनेंस का 1400 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीद के चलना है। ओके, तो 80 और 92 के टारगेट्स के लिए मुथूट फाइनेंस पर करनी है खरीदारी आपको। ये है आपके लिए जय की राय। सचिन जी एक और कॉल दे रहे हैं, तो सचिन जी के लिए BTSTT का बिगुल, और फिर आशु जी के पास चलते हैं उनके अपडेट्स के लिए बिगुल BTSTT का। बताएं सचिन जी। दीपांशु, ये कॉल मैं रिआइट्रेट कर रहा हूँ, स्टॉक का नाम है हेवल्स लिमिटेड। यहाँ पर जिस तरीके से आज का ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप है, मुझे लग रहा है जल्दी इस पर्टिकुलर स्टॉक में एक अच्छी मूवमेंट होनी चाहिए। लगभग अराउंड 1045 के आसपास इसके फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे हैं। स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 1034 के आसपास यहाँ से। एंड जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है एक अच्छा स्विंग बन सकता है अराउंड 1070 तक, जो इसका अपर बाउंड रहा है। अगर हम ओवरऑल डेटा देखें तो काफ़ी दिनों से यहाँ पर कंसिस्टेंटली लॉन्ग बिल्टअप्स नज़र आ रहे थे, बट कहीं जाकर प्राइस एक्सपेंशन नहीं हुआ है। तो मुझे लग रहा है इसी पर्टिकुलर हफ्ते में ये पर्टिकुलर एक्सपेंशन होना चाहिए, अगले 1 से 2 दिनों में खरीदारी करनी है हेवल्स लिमिटेड में। बिल्कुल, तो हैवल्स पर खरीदारी करके चलें 1070 के टारगेट के लिए। ये है आपके लिए सचिन जी की राय। बिल्कुल किरण जी के लिए किरण का कमाल। बताएं किरण जी। दीप, वेरी गुड आफ्टरनून। अनिल जी, वेरी गुड आफ्टरनून। अनिल जी, आपको आपके सालगिरह पे बहुत बहुत बधाई है। और एक छोटा सा कमेंट करना चाहता हूँ। आप 51 ईयर्स के हो गए। इसमें 3 नंबर आते हैं, 5 और 1, 51, और अगर इसको ऐड करते हैं तो 6 नंबर आ जाता है। तो 5 मर्क्यूरी का नंबर है, 1 सूर्य का नंबर है और 6 वीनस का है, और तीनों आपको कोई कुछ ना कुछ देना चाहते हैं। तो मर्क्यूरी आपको टायरलेस वर्कर का, जिस तरीके से मर्क्यूरी टायरलेस वर्कर होता है, आप भी टायरलेस वर्कर हो, और अगले 1 साल ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ये कहता है। सूर्य लाइटनिंग स्पीड से काम जो आप करते हो बिल्कुल वैसा ही होगा, और वीनस इंश्योर्स की आप जो बड़े बड़े प्लान्स प्रोजेक्ट्स करते हो वो उस पे आपको बहुत बहुत सक्सेस मिले। क्या बात है, वाह किरण जी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बड़ा मतलब बड़ी इंटरेस्टिंग और तगड़ी विश की आपने। बहुत बहुत शुक्रिया सर, दिल से धन्यवाद आपका। अनिल जी, अभी BTST पर बात करेंगे। बाय करना है RBL बैंक। RBL बैंक में एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है शॉर्ट टर्म एज वेल एज मीडियम टर्म चार्ट्स पे। मीडियम टर्म चार्ट्स पे एक इन्वर्टेड हेड शोल्डर का अच्छा पैटर्न है। शॉर्ट टर्म में पिछले 3 दिन का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। मेरा मानना है कि 218 के आसपास कैश लेवल्स की बात करो कि ये पोजिशनल आपको लेना है। आपका स्टॉप लॉस सिर्फ 214 का होगा, और टारगेट 230, 232 अगले 3 से 4 दिनों में देखने को मिल जाना चाहिए। तो बाय करना है RBL बैंक 3 से 4 दिन के नजरिए के हिसाब से। पर करके चलनी है खरीदारी। ये है राय आपके लिए किरण जी की तरफ से। एक एक करके बैंक्स और स्पेशली कुछ मिड कैप बैंक्स हैं जो बढ़िया तेजी में आते हुए दिख रहे हैं। देखते हैं चार्ट कॉर्नर में राकेश जी, कुणाल जी को क्या पसंद आ रहा है बिगुल उनके लिए। बताएं सर। दीपांशु, हमारा चार्ट कॉर्नर पिक है मनापुरम फाइनेंस। इसके अंदर भी एक पॉजिटिव क्रॉसओवर बहुत लीडिंग और लैगिंग इंडिकेटर्स पर देखने को मिल रहा है, और एक शॉर्ट टर्म चार्ट पर एक ब्रेकआउट है। ओवर टू कुणाल जी।
देखिए पांचू, एक बहुत ही शानदार पैटर्न बना है जिसको इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहते हैं। इसके अलावा एग्जॉशन गैप बनता हुआ दिख रहा है मनापुरम के चार्ट पे। मुथूट पे हम जबरदस्त तेजी देख रहे हैं। आमतौर पर मैं और राकेश जी जब खरीदारी की राय देते हैं तो पैटर्न के मुकम्मल हो जाने के बाद देते हैं। यहां पर पैटर्न हमारी आंखों के सामने बनता हुआ और कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है। तो जैसे ये स्टॉक 166 को पार करेगा आपको सीधा 175 और बाद में 180 तक का मूव देखने को मिलेगा। तो इन स्तरों पर खरीद करके चलें, 160 पर स्टॉप लॉस रख लें। मनापुरम है हमारी खरीदारी करें। तो यहां पर खरीदारी करके कितनी है खरीदारी? 160 पर है स्टॉप लॉस। कुणाल जी, टारगेट क्या बताया आपने? देखिए टारगेट 2 है, 175, 180। ओके, तो 175, 180 बड़े टारगेट्स के लिए खरीदारी करनी है। मन्नापुरम फाइनेंस में मूव आ रहा है, मुथूट फाइनेंस पर नतीजों के बाद अच्छा मूव आ रहा है। नजर रखिए इन स्टॉक्स पर। और गोल्ड के प्राइसेस तो 5 महीनों की ऊंचाई पर हैं ही। आइए आशु जी से भी उनके कुछ कॉल्स के अपडेट लेते हैं। आशु जी, बढ़िया मूव आ रहा है। पीरामल कुछ समय पहले आपने इसके बारे में बात करी थी, पर आपकी बाकी कॉल्स के अपडेट्स बताएं सर। दीपांशु, बाकी कॉल के अपडेट्स में जो स्प्रेड्स हमारे बने हुए हैं, कॉनकोर का, एसबीआई का, एचडीएफसी, माइंड ट्री, सब में वैसे ही व्यू है। दीपांशु कंटिन्यू रखें। ऑन द कॉन्ट्री ये तीसरा दिन या चौथा दिन होगा, मतलब तीसरी बार होगी मैंने वही कंटिन्यू रखा है। तो मुझे दीपांशु का ध्यान हो आपको, तो अनिल जी ने कहा था ये जो 1:2 या आप ऐसा करते हैं, क्या ये ब्रोकर्स के लिए, मतलब आप ब्रोकिंग के लिए तो नहीं करते? ऑन द कॉन्ट्री अनिल जी, मतलब ये तो बिल्कुल बोरिंग ट्रेड हो जाता है कि 3 दिन से वही लॉक हो गया और वो लॉक करके क्लाइंट्स बैठ जाते हैं। और बल्कि ये टोटली ट्रेडर्स और क्लाइंट्स के लिए अनिल जी के बार बार इन एंड आउट ना करें। मैंने एसबीआई के लिए भी बोला था कि 425 है, 415 आएगा तो पूछने लग जाएंगे, स्टॉप लॉस किसी का करेगा, कोई डर जाएगा और 415 के बाद फिर वो बढ़ेगा। इसलिए 400 साढ़े 400 का स्प्रेड बना दिया था कि तसल्ली से रहे, और अब वो ट्रैक्शन शुरू हो गया और अनिल जी बाकी कैन बैंक पीएनबी में भी जा रहा है। तो ये स्प्रेड से बने रहे। एक स्टॉप लॉस हुआ था दीपांशु हमारा बीटीएसटी ट्रेड का, जेएसडब्ल्यू स्टील का, जो कि कल चाइना की एक न्यूज से नीचे आया। बट मेरा एक ब्रॉड थीम है अनिल जी कहना, क्योंकि एज ए हाउस हमने एक रिपोर्ट निकाली है हमारे इंस्टीट्यूशनल रिसर्च ने, कि अनिल जी जो मेटल्स के ये प्राइसिंग है ना, जो करंट प्राइसेस हैं, ये रिस्क रिवॉर्ड अब फेवरेबल नहीं है मेटल्स लेने के लिए। मेटल्स का जो सारे प्राइस राइज होने थे, या जून में भी बढ़ना है, या प्लस माइनस न्यूज आती रहती हैं, स्टॉक प्राइस में हो सकता है 2-5% ऊपर नीचे जरूर हो, लेकिन अब जो एक इजी मनी और एक जो बिगर मनी और एक जो ब्रॉडर थीम था, वो अनिल जी सारा का सारा मेटल्स में प्राइस्ड इन हो गया है। तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। मुझे लगता है कि मेटल्स में ध्यान रखना चाहिए, और पर्टिकुलरली छोटे स्टॉक में अनिल जी जो सेल या एनएमडीसी टाइप के होते हैं, क्योंकि वो सस्ते होते हैं, लॉट बड़े होते हैं, लोग उसमें फंस जाते हैं। तो मेरा मानना है कि अनिल जी, चाहे वो टाटा स्टील हो चाहे वो हो, कि एक बार जितना प्रॉफिट किसी को आना था, आई थिंक मेजरली बुक हो गया। एज ए डिसिप्लिन मेटल्स थीम को अब थोड़ा सा अगर ठंडा कर देंगे अपने दिमाग में, तो बेटर रहेगा। ओके, तो मेटल्स पर थोड़ा कूल ऑफ आ सकता है। वैसे अब ऑल्टरनेट डे के प्लेस हो गए हैं, एक दिन अच्छी तेजी आती है, एक दिन थोड़ी गिरावट आती है। आज फिर से थोड़ी तेजी में देख रहे हैं मेटल्स। कुछ खबरें भी हैं मेटल्स को लेकर, जिसके बारे में आपको अपडेट करेंगे। पर आइए, अनिल जी ने कल के 2000 के लिए आपके लिए एक पिक आइडेंटिफाई कर लेती है, तो बिगुल कल के 2000 का। डीप खरीदारी करने की राय है, और बीएलएस इंटरनेशनल ये है स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय है। वैसे तो आपने बर्थडे गिफ्ट मांगा था, लेकिन बर्थडे गिफ्ट ढूंढ रहा हूं और एक आध स्टॉक ध्यान में आए भी, लेकिन मार्केट ऐसा है, स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्स लाइफ हाई पर है, तो स्टॉक आसानी से मिलना मुश्किल है। भागे हुए स्टॉक्स लग रहे हैं। नहीं तो शायद एक बहुत ही बेहतरीन स्टॉक रडार पर भी आया था, तो मैंने सोचा जब तक वो आए तब तक कम से कम आपको एक कल के 2000 वाला स्टॉक दे दूं। और इसको पसंद करने की 2 बड़ी वजह है दीप, 2 बड़े ट्रिगर आज आए इस स्टॉक के लिए। वैसे तो ये स्टॉक हमने पिछली बार मालामाल वीकली में भी रिकमेंड किया था, उसके बाद वरुण ने आपको एक इंटरेस्टिंग ओपन अप थीम वाली रिसर्च भी दी थी, और 2-3-4 दिन पहले मेरे ख्याल से जैन साहब ने भी जेम्स में शुरू किया था। वीजा प्रोसेस करने वाली कंपनी है ये, और कई सारे देशों में इसका कामकाज है। कैश रिच डेट फ्री कंपनी है। फाइनेंशियल्स आप देखेंगे दंग रह जाएंगे। प्रोमोटर्स की स्टेक लगभग 75% के आसपास है, तो बहुत ही बेहतरीन फंडामेंटल वाली मजबूत कंपनी। 2 वजह से आज मैंने इस स्टॉक को शामिल किया है। पहला तो ये कि जो एयर लुफ्थांसा है,
इसने आज दो जगहों से, एक तो हॉलैंड और एक और कोई दूसरी जगह, दो जगह से इंडिया की डायरेक्ट फ्लाइट अलाउ कर दी है। तो अब जो कमर्शियल फ्लाइट्स हैं वो फ्लाइट्स अब शुरू होने जा रही है। यूरोप के कुछ कुछ देश ऐसे हैं जो अब इंडिया से फ्लाइट्स अलाउ करें। तो आज एयर लुफ्तांसा ने अपनी दो देशों से अपनी फ्लाइट इंडिया के लिए शुरू की। एक यानी कि थोड़ा थोड़ा ओपन अप वाला मामला होता दिख रहा है। दूसरा, कल देर शाम एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट और आता दिखा है। BLS इंटरनेशनल और अमेजोन ने एक टाई अप किया है और इस टाई अप में अमेजोन BLS इंटरनेशनल के जितने भी ये सेंटर्स हैं उन सेंटर्स को अपनी डिलीवरी प्रोग्राम के तहत उन्हें यूज करेगा, इस्तेमाल करेगा। इसके लिए इन्होंने एग्रीमेंट किया है जिससे कि अमेजोन के लिए कॉस्ट बचाने का काम हो सके और ये जो BLS इंटरनेशनल है उनके लिए एक रेवेन्यू का मॉडल बन सके। तो ये दो बड़े कारण हैं जिसकी वजह से मुझे लगता है कि इस तरह के ओपन अप वाली थीम्स के स्टॉक्स में फिर से एक्शन बन सकता है। तो मेरे लिए 110 रुपए का स्टॉप लॉस होना चाहिए, 127, 132, 140 ये तीन टारगेट है। तो 127 का टारगेट तो आपके बात करते करते आ गया। 132, 140 दो और टारगेट रखिए। और जिन लोगों ने पहले से खरीद कर रखा है या जेम्स के तौर पर, या पिछली बार भी हमने रिकमेंड किया, मेरे ख्याल से अच्छे समय में स्टॉक 250-300 रुपए तक ट्रेड किया करता था, शायद उससे भी ज्यादा होगा, 350 रुपए के आसपास। फंडामेंटली बहुत बढ़िया कंपनी है, जबरदस्त बिजनेस मॉडल है और जो रिवेंज टूरिज्म, बदले की भावना से लोगों के घूमने फिरने की जो आदत आएगी वापस है कि इतने समय तक हमें घर में बंद करके रखा, तो वीजा प्रोसेस करने का जो सबसे बड़ा कारोबार ये कंपनी करती है। तो उस लिहाज से मुझे लगता है ये एक अच्छा स्टॉक हो सकता है जहां पर खरीदारी की जा सकती है। आप चाहें तो चार्ट पर एक चेक ले लें और हमारे साथ हमारे सारे एक्सपर्ट्स हैं। सचिन जी, जरा BLS इंटरनेशनल इसके चार्ट देखिए और दीजिए अपनी राय। अनिल जी, प्योरली अगर हम प्राइस मोमेंटम को देखें तो एक काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट अभी हुआ है 120 के ऊपर। तो मुझे लग रहा है जिस तरीके से ये स्ट्रक्चर है, मैं भी काफ़ी सहमत हूँ आपके टारगेट्स के साथ। 135, 140 के आसपास के स्विंग बनने चाहिए। स्टॉप लॉस बट आपको लगाना चाहिए अराउंड 118 के आसपास का ही, क्योंकि ये फ्रेश मोमेंटम है। सो फ्रेश मोमेंटम ब्रेकआउट हुआ है तो फिजल आउट नहीं होना चाहिए। लगभग मुझे लग रहा है 140 तक ये पर्टिकुलर जो आपने टारगेट दिया है वो अचीव हो जाने चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए BLS इंटरनेशनल। आइए PVR पर भी नजर डालते हैं और इसके भी नतीजे आते हुए दिख रहे। तो आज तीनों वायदा कारोबार की कंपनी, जैसा हम सुबह कह रहे थे मार्केट आवर्स में आने चाहिए, वैसा ही होते हुए दिखा। 290 करोड़ का घाटा आया है। हमारा अनुमान घाटे का ही था पर 250 करोड़ के घाटे का था, यानी कि अनुमान से थोड़ा ज्यादा घाटा आपको आते हुए दिखा है। एनीवे कोई स्पेशल एक्सपेक्टेशन तो थी नहीं इस बार PVR से अच्छे अनुमान की, क्योंकि लॉकडाउन का इम्पैक्ट तो लगातार आते हुए दिख ही रहा है इनके लिए। बट आया है इनका घाटा लगभग 290 करोड़ का। साल दर साल देखें तो घाटा इनका बढ़कर आया है। पिछले साल इस समय लगभग 50 करोड़ का घाटा था और तिमाही दर तिमाही देखें तो 137 करोड़ के घाटे के सामने बढ़कर आपको 290 करोड़ का घाटे आते हुए दिखाए। तो दोनों तरफ से अगर आप देखें तो PVR के लिए आए हैं बड़े घाटे का फिगर आते हुए दिख रहा है और अनुमान से भी काफ़ी ज़्यादा है ये नंबर कंपनी के लिए। देखते हैं, अगर वैसे तो मार्च में कुछ जगहों पर एक्शन चल ही रहा था। अगर आप आय की बात करें तो लगभग 181 करोड़ की आय आपको आती हुई दिखी है, जो 662 करोड़ से घटकर आई है। तो अनिल जी, एज एक्सपेक्टेड कमजोर नतीजे हैं, बट थोड़े अनुमान से ज्यादा कमजोर नतीजे आते हुए दिख रहे हैं। हालांकि आय का फिगर थोड़ा अनुमान से बेहतर है सर। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए PVR के नतीजे इस वक्त आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होते हुए दिख रहे हैं। घाटे का अनुमान और घाटा ही आता दिखा। आइए वक्त है अब सेठी साहब से मुलाकात करने का। सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। सेठी साहब, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका। बताएं सर, आज क्या कॉम्बिनेशन है, कैश फ्यूचर दोनों? गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। सबसे पहले तो अनिल जी, आज आपके जन्मदिन की आपको ढेरों ढेरों शुभकामनाएं और आप ऐसे ही चौके छक्के लगाते रहे और थैंक यू सर। जो लाखों करोड़ों दर्शक है उनको ऐसे ही फायदे करवाते रहे। तो हैप्पी बर्थडे टू यू। बाकी अनिल जी, आप एक तो थोड़ा लेट आए हैं। थैंक यू सर, इसी के लिए तो आपको रखा है। बिल्कुल सॉरी अनिल जी, थोड़ा लेट आया और मुझे आपसे एक सवाल पूछना था। पिछले साल हमने आपका गोल्डन बर्थडे मनाया था और उस समय आपने एक गिफ्ट मांगा था, एक स्टॉक जो मैंने दिया। हालांकि आपको अपने पैसे से ही खरीदना था, मैंने दिया मतलब डीमैट अकाउंट में शेयर्स नहीं दिए, स्टॉक दिया था। आपको याद है कौन सा स्टॉक था वो? जी, CDSL। अरे वाह,
थैंक यू अनिल जी, थैंक यू। CDSL मैंने पिछले साल आपको आपके बर्थडे वाले दिन गिफ्ट किया था, 250 रुपए का लेवल था, आज वो 960, मतलब 4 गुना का प्राइस हो गया है CDSL का। तो आज वैसे ही इस अच्छे ओकेजन पे दो स्टॉक रिकमेंड करने जा रहा हूँ अनिल जी। वैसे तो शॉर्ट टर्म पिक्स के तौर पे है, बट इनको इस साल के लिए लॉन्ग टर्म स्टॉक्स बोल के भी रखना चाहिए बिल्कुल। तो जो पहला स्टॉक है अनिल जी आज का, वो स्टॉक अभी जो थीम आप डिस्कस कर रहे थे, जो रिवेंज टूरिज्म और अनलॉक वाली थीम, इसी थीम को बिलोंग करता है। स्टॉक का कंपनी का नाम है इजी ट्रिप प्लानर्स और स्टॉक है जो सिंबल है इसका NSE में वो है ईज माई ट्रिप, जो कि अभी 344-45 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। ये भारत की सबसे सेकंड लार्जेस्ट ट्रैवल पोर्टल है, जो कि अपने पोर्टल पे फ्लाइट्स और होटल्स की बुकिंग करती है। मुझे ये बिजनेस में इनका ट्रिमेंडस अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है, और जिस तरीके से अब जब सब चीज नॉर्मल होगी तो लोगों का जो टूरिज्म की तरफ झुकाव होगा, मुझे लगता है इस तरह की कंपनी, और ये जो प्लेटफॉर्म वाले बिजनेसेस होते हैं उनकी वैल्यूएशन हमने देखे हैं, जैसे हम बाजार में देखते हैं IRCTC की वैल्यूएशन या इंडिया मार्ट इंटरमेक्स की वैल्यूएशन। तो उस लिहाज से मुझे लगता है ये स्टॉक डेफिनेटली बिल्कुल एक पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए। कंपनी भी जबरदस्त है, मैंने देखा इसके फंडामेंटल्स। एक तो इस तरह के माहौल में भी, जब दुनिया भर में एक लॉकडाउन का माहौल है, भारत में भी लोगों का आना जाना काफी रिस्ट्रिक्टेड है, फिर भी ये कंपनी पिछले क्वार्टर में भी EBITDA लेवल पे पॉजिटिव थी। और बाकी इसके आप पोर्टल पे जाके जब टिकट्स बुक करते हैं तो एक डिफरेंस मिलता है कि इसमें अनलाइक इसके कॉम्पिटिटर कन्वीनियंस फीस ये चार्ज नहीं करते, जो कि वापिस कस्टमर्स को लेके आता है। तो आई एम एक्सट्रीमली बुलिश ऑन दिस स्टॉक। मुझे लगता है मार्च क्वार्टर के नतीजे भी अच्छे रहने चाहिए, बिकॉज मार्च क्वार्टर में लॉकडाउन ज्यादा नहीं था, तो उस लिहाज से भी अच्छा लगता है इस स्टॉक को, जो कि अभी 344-45 के लेवल पे ट्रेड करता है। शॉर्ट टर्म के लिए 365 के टारगेट के लिए खरीदारी करें, 325 का स्टॉप लॉस। बाकी मेरा इसमें आपके अगले बर्थडे तक का टारगेट 500 रुपए का है अनिल जी। क्या बात है। तो इजी ट्रिप प्लानर्स यानी कि ईज माई ट्रिप्स, ये है वो स्टॉक। और बिल्कुल सेठी साहब, कुछ ही समय पहले मैंने इनका इंटरव्यू किया था, प्रशांत तित्ती साहब हैं, वो जो डायरेक्टर है ईज माई ट्रिप के। इजी ट्रिप प्लानर्स कंपनी का नाम है, ईज माई ट्रिप साइट का नाम है। तब 170-175 रुपए दाम था उस दिन। उन्होंने जस्ट डायल के साथ एक करार किया था, और उस करार के बाद ही मैंने कहा कि चलो इनका इंटरव्यू किया जाए, बुलाया जाए। और तब से देखिए स्टॉक का मुश्किल से मेरे ख्याल से 20 दिन 1 महीना हुआ होगा, जरा महीने 1.5 महीने का चार्ट दिखाइए, महीना 1.5 महीना हुआ होगा मेरे ख्याल से। तब से 175 से स्टॉक का आप देखिए दुगुना से ज्यादा हो चुका है। 170-175 मुझे अच्छे से याद है, उस समय भाव हुआ करता था, क्योंकि IPO प्राइस के आसपास था। IPO प्राइस लगभग इतनी ही थी इस कंपनी की, मेरे ख्याल से 145-150 रुपए के आसपास की कुछ IPO प्राइस थी। हाँ, ये देखिए 175-80 के आसपास का प्राइस है। आप देख सकते हैं स्टॉक ने किस तरह का जबरदस्त एक्शन, 1 महीना भी नहीं लगा है, बहुत ही तगड़ी परफॉर्मेंस आती दिखी है इजी ट्रिप प्लानर्स की। बहुत ही तगड़ा दमदार स्टॉक सेठी साहब की तरफ से पहला स्टॉक है आज का इजी ट्रिप प्लानर्स। सेठी साहब, मैं आपकी स्टोरी सुनने में इतना खो गया, मैं लेवल्स लिखने ही भूल गया। क्या टारगेट रखे हैं सर इसके लिए? अनिल जी, शॉर्ट टर्म के टारगेट तो मैंने बोला 365 के टारगेट, 325 का स्टॉप लॉस, बट ये स्टॉक शॉर्ट टर्म का नहीं है, इसको बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। और आपके अगले बर्थडे तक का 500 रुपए का टारगेट दे रहा हूँ अनिल जी। ओके, 500 रुपए तक के लक्ष्य के लिए अगले बर्थडे तक। मेरे को लगता है जिस हिसाब से आप 3-3, 4-4 गुना शेयर कर देते हैं मेरे बर्थडे पे, अगली बार से आपसे ही लिए जाए। मैं फालतू की इतनी मेहनत कर रहा हूँ, जरूरत ही नहीं है। बढ़िया स्टॉक्स आप ढूंढ कर निकाल रहे हैं। बताएं सर, दूसरा स्टॉक आज के लिए कौन सा है आपका? दूसरा स्टॉक भी अनिल जी वही आपकी बर्थडे के रूप में गिफ्ट है, और स्टॉक का नाम है फेडरल मोगल। इस स्टॉक को भी हाल ही में मैंने 29 अप्रैल को 285 के लेवल पे रिकमेंड करा था, अभी 330 के लेवल्स पे आ गया है। तो शॉर्ट टर्म के जो टारगेट उस दिन दिए थे वो सब मीट हो गए। ये कंपनी भी एक ऑटो कंपोनेंट MNC कंपनी है, जिसकी पेरेंट है जर्मनी की कंपनी, जो कि एक $6.3 बिलियन का कॉन्ग्लोमेरेट है, जो कि वर्ल्ड लीडर है ऑटो कंपोनेंट पे। और ये जो कंपनी है, ये भारत की सबसे बड़ी पिस्टन और पिस्टन रिंग्स बनाने वाली कंपनी है। क्लाइंटेल आप जितने भी नामी गिरामी OEMs है, सबको कैटर करती है। दिसंबर क्वार्टर बहुत ही जबरदस्त था, 36 करोड़ का पैट था वर्सेस 9 करोड़ लास्ट ईयर। और बाकी जीरो डेट कंपनी है, और इसमें एक अभी तक एक हैंगओवर था, जो कि प्रोमोटर को उसकी हिस्सेदारी कम करनी थी, जो कि हमने अभी हाल ही में जो OFS हुआ, जिसके बाद मैंने एक्चुअली 285 के लेवल पे जब रिकमेंड करा था तो OFS के बाद करा था। तो वो OFS होने के बाद अब वो जो हैंगओवर है वो खत्म हो गया। और बाकी इस कंपनी को तो इसके प्रोमोटर्स ने पिछले साल इन्होंने US में कोई एक्विजिशन करा था, तो उसके कारण लीगली इनके बाइंडिंग हो गया था, तो इन्होंने 665 के लेवल पे बाईबैक किया था।
और आज ये स्टॉक 325-30 के लेवल पे ट्रेड करता है। तो ये भी एक बहुत ही शॉर्ट टर्म में तो 360 का टारगेट है, स्टॉप लॉस 315 का, बट ये लॉन्ग टर्म की स्टोरी है। मुझे लगता है इसको भी बिल्कुल होल्ड करना चाहिए 475 के लेवल्स के लिए अंटिल योर नेक्स्ट बर्थडे, अनिल जी। और बिल्कुल शेरी साहब, आपने 285 रुपए में रिकमेंड किया था, मुझे याद है एक दिन पहले जब ये इसका ऑफर फॉर सेल आया था 270 रुपए के आसपास मेरे ख्याल से उस दिन दाम था। दीप आपको चेक करके बताएंगे। उस दिन हमने इसे कहा था कि अब यहाँ पर जो प्रमोटर्स की तरफ से बिकवाली होनी थी वो हो रही है, खत्म हो रही है, ये सही लेवल है, आप खरीद लीजिए। वहां से लगभग 20% ऊपर ये स्टॉक आ चुका है। दीप बराबर है, मेरे ख्याल से आपने चेक किया होगा, राइट? बिल्कुल सर, हमने बात भी करी थी इस काउंटर के बारे में। 27 अप्रैल की बात है सर, उस दिन 270 के लेवल्स पर था ये काउंटर और आपने काफी सारे टारगेट्स दिए थे। फाइनल टारगेट 300 का था जो ऑलरेडी उसके ऊपर है। उसी दिन पहले दो टारगेट 280 और 285 के आ गए थे और उसके बाद मोमेंटम में आया। बट हाँ सर, 270 पर 27 अप्रैल को इसके बारे में आपने रिकमेंडेशन दी थी। ठीक बात तो ये था आपके लिए फेडरल मुगल जो अनिल जी ने भी रेकमेंड किया था। जी सर, बिल्कुल। तो बढ़िया कंपनी है सर, जैसा आप उस दिन भी कह रहे थे। 2:30 बजे की प्रमोटर की ओएफएस के बाद उसको कर लेते हैं पूरा जी। हाँ सर, स्ट्रैटेजी थोड़ा ऑडियो ऊपर नीचे जा रहा है सर हम दोनों का। स्ट्रैटेजी ले लेते हैं। फेडरल मुगल के तो टारगेट्स आ गए और सेठी साहब भी अब कह रहे हैं कि हाई कन्विक्शन स्टॉक है, पर चलिए आपकी स्ट्रैटेजी ले लेते हैं। सर, ग्लोबल मार्केट का मूड माहौल ठीक है, कुछ ज्यादा बड़ा मूवमेंट इस समय नहीं आते हुए दिख रहा है आपको। डाउ फ्यूचर्स में मामूली सी बढ़त है, नास्डैक फ्यूचर्स में हल्की गिरावट है। यूरोप के बाजार ठीक ठाक खुले हैं, कोई रनअवे गेन्स नहीं है, बट पॉजिटिव मोमेंटम ही दिख रहा है। एशिया थोड़ा मिला जुला था आज। जापान के बाजार 0.5% पॉजिटिव थे, पर हांगकांग में हमने 0.5% की गिरावट देखी है और रुपए में थोड़ी कमजोरी आज आती हुई दिखी है। बताएं सर, क्या करना चाहिए? दीप, तेजी में रहना चाहिए, कोई ऐसी खास दिक्कत वाली बात है नहीं। और इंडेक्स भी आप देखिए अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल को होल्ड कर रहा है। देखिए आज की अपनी जो रेंज थी सुबह सुबह वाली 15,475 15,525, ये सपोर्ट जोन है। इसी सपोर्ट जोन के बीच में रहा है, 15,460 का लो बनाया है। तो पहले सपोर्ट जोन में ही पूरा दिन भर बिताया, तो कोई चिंता की बात है नहीं। बैंक निफ्टी के लिए 34,900 35,100 है और आप देखिए 35,100 पर से ही घुमा है, 35,070 के आसपास लो बनाया है। तो अपने सपोर्ट जोन पर है। ग्लोबल मार्केट सुस्त है, कोई खास दिक्कत नहीं। एक बार मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स देख लीजिए, इससे आपको अंदाजा लगेगा कि सेंसेक्स और निफ्टी के बाहर एक्शन कितना है और कितना ज्यादा है। वहां पर भरपूर एक्शन है। मिड कैप इंडेक्स ने फिर से लाइफ टाइम हाई बनाया है। स्मॉल कैप इंडेक्स को देखिए 1% से ज्यादा मजबूत मुझे अभी नजर आया, तो 1.25% मजबूत है। अब और क्या चाहिए? तो अब पहले एक बार मैं आपको इंडेक्स के लेवल बता दूं। आज के लिए मेक और ब्रेक लेवल है 15,500 और अब आखिरी मिनटों में जिस तरह से 15,500 के ऊपर आता दिख रहा है निफ्टी, ये मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग दिख रहा है दीप। और क्यों इंटरेस्टिंग दिख रहा है वो मैं बताऊं। अगर आप डेटा देखेंगे आज के, तो 15,500 पर जबरदस्त कॉल राइटिंग होकर रखी है। लगभग 40 लाख शेयर 15,500 के कॉल पर राइट हुए हैं। 15,500 पर कॉल राइटर हैं 57 लाख शेयर, 57 लैक्स। पुट राइटर्स हैं 42 लाख शेयर। तो इस डेटा के लिहाज से तो 15,500 के नीचे क्लोज होने चाहिए, आप उसके ऊपर नहीं। लेकिन जिस तरह से 3 बजे के पहले 15,000 आखिरी 1 घंटे में 15,500 के ऊपर आने की कोशिश हो रही है, अगर 3:05 तक ये 15,500 के ऊपर टिक जाता है दीप, तो 50 पॉइंट की तेजी, 75 पॉइंट की तेजी नॉन स्टॉप दिखाएगा और तब ये 15,575 जाने की कोशिश हो सकती है। वो इसलिए होगी कि ये जो 40 लाख शेयर कॉल राइटर्स 15,500 के आज जो कॉल राइट करके बैठे हैं, ये दुम दबाकर भागेंगे और शॉर्ट कवर करने के लिए आएंगे। फर्ज करें ऐसा ना हो और 3:05 के पहले आप 15,500 के नीचे ट्रेड करते हुए दिखें, तो फिर आप 15,450, 15,435 यानी कि 50 से 75 पॉइंट का मूव किसी भी एक तरफ आने की तैयारी में। आप 3 बजे तक देखिए 15,500 के ऊपर रहते तो मूव ऊपर की तरफ का बनेगा और नीचे आते तो थोड़ी नीचे की तरफ का बनेगा। ज्यादा संभावना क्या है? ज्यादा संभावना ऊपर की तरफ के बनने की है, जबकि कॉल राइटर्स ज्यादा है। लेकिन ऐसा क्यों? अगर ज्यादा संभावना ऊपर के बनने की, तो इसकी वजह बैंक निफ्टी नहीं है कि वहां पर 15,500 पर कॉल राइटर फंस जाएगा, ले लें। इसकी वजह होगी बैंक निफ्टी, और वो इसलिए दीप कि बैंक निफ्टी के मुकाबले में आज ज्यादा मजबूत और ताकत दिखा रहा है। 35,000
बैंक निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट है हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 35,500, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉल्स में, तो आपकी रेंज तो होगी 35,000 और 35,500। लेकिन जिस लेवल पर आप हैं अभी बैंक निफ्टी पर वो है 35,230, और अगर 35,200 के ऊपर 3 बजे के पहले आप बने रहते हैं तो बैंक निफ्टी में भी आज 35,200 पर 14 लाख शेयरों के कॉल राइटर्स हैं वो ट्रैप हो सकते हैं। तो आप दो इंटरेस्टिंग लेवल के आसपास है और उससे थोड़ा थोड़ा ऊपर है 15,500, 35,200 टीके रह गए तो आखिरी घंटे में बड़ी तेज शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। नहीं टिके रहे तो 50 से 75 पॉइंट निफ्टी नीचे जा सकता है और बैंक निफ्टी 150 पॉइंट करीबन 35,200 से नीचे आ सकता है, यानी 35,000, 35,050 की रेंज में। तो देखते हैं, डायरेक्शन का इंतजार करें। मेरे लिए ज्यादा संभावना यह है कि शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश खरीदारी के चलते ऊपर निकलने की कोशिश निफ्टी और बैंक निफ्टी की हो सकती है। ये डेटा दिखा रहे हैं। जी दी बिल्कुल, तो डेटा इंडिकेट कर रहे हैं कि थोड़ी यहां से और पॉजिटिव मूव के लिए बाजार तैयार होते हुए दिख रहे हैं। तो वही 1-1.5 दिन का थोड़ा कंसोलिडेशन हुआ है और अब फिर से बाजार एक्शन के मूड में आते हुए दिख रहे हैं। आइए फिर कुछ स्टॉक एक्शन ले लेते हैं इस समय। बिगुल पहले किरण जी के लिए, किरण का कमाल। बताएं किरण जी। बैक टू बैक 2 कॉल्स है। पहला रहेगा पीएल, जो सचिन जी ने अभी अभी कवर किया था थोड़ी देर पहले। बहुत ही शानदार चार्ट पैटर्न है, इसने एक इंपॉर्टेंट लेवल तोड़ी है लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे और शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे। तो मेरा मानना है कि पीएल में आपको बाय करके चलना चाहिए। 1836 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए और 2 से 3 दिन का वक्त देना चाहिए। 1920, 1930 के टारगेट्स आपको देखने को मिल जाने चाहिए पिरामल एंटरप्राइजेज लिमिटेड में। और दूसरा जो स्टॉक होगा वो अपोलो टायर्स है। आज अगर देखा जाए तो 2 क्षेत्र बहुत अच्छे चल रहे हैं, एनबीएफसीज और ऑटो एंसिलरीज। तो अपोलो टायर्स में भी एक बहुत बढ़िया ब्रेकआउट आया है, एक ट्रायंगुलर पैटर्न का ब्रेकआउट है। मेरा मानना है कि 2 से 3 अगर दिन देते हैं अपोलो टायर्स में तो 237 से 239 के टारगेट्स देखने को मिलेंगे और इस ट्रेड के लिए 226 का नजदीक वाला स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, तो 2 मोमेंटम वाले स्टॉक्स आपके लिए। अपोलो टायर्स, जिसमें 2-3 दिनों से अच्छा एक्शन चल रहा है और आज एक बड़ी मूव आती हुई दिखी है, और साथ ही पीरामल एंटरप्राइजेज, जहां पर एक अच्छा एक्शन इस समय बना हुआ है। तो रखिए नजर दोनों काउंटर्स पर और देखते हैं यहां से किस तरह का एक्शन बनता है। इस बीच अनिल जी जो आपको कह रहे थे कि बैंक निफ्टी पर रिकवरी के आसार अच्छे आते हुए दिख रहे हैं। सिर्फ 50 पॉइंट अब तो 40 पॉइंट नीचे ही है बैंक निफ्टी। तो अच्छी रिकवरी बैंक निफ्टी कर रहा है और निफ्टी पर भी आप रिकवरी आते हुए दिख रहे हैं। वापस पॉजिटिव टेरिटरी में आने की तैयारी, स्पेशली जिस तरह से बैंक निफ्टी का एक्शन है। एक स्पेस और जहां पर एक अच्छा एक्शन बनते हुए दिख रहा है सीमेंट स्टॉक्स। वहां पर आज सुबह भी हम देख रहे थे कुछ कॉल्स आती हुई दिख रही थी, उस पर नजर डालते हैं। उससे पहले वागले साहब एक कॉल देने के लिए तैयार हैं। बिगुल, वागले का बंडर। बताएं वागले साहब। दीपांशु, मेरा कॉल है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पे। 60 का जो रेजिस्टेंस इसने क्लियर किया है अभी 61 रुपीज 10 पैसा है। आपको 60 का नीचे का मतलब 59 रुपीज 50 पैसे का स्टॉप लॉस लेना है। मुझे 65, 66 तक ये स्टॉक कल या मे बी बाय फ्राइडे, मतलब 2 दिन के लिए 10% की मूव लग रही है। ओके, तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर रखिए नजर। अच्छी मूव आती हुई दिख रही है। मिड कैप, प्राइवेट और पब्लिक दोनों बैंक्स में आप बढ़िया एक्शन देख रहे हैं। बिल्कुल जय ठक्कर के लिए कैश का ऑप्शन। बताया जाए। जी दीपांशु खरीदना है 15,500 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन 10 जून की एक्सपायरी का 158.59 के रेंज में मिल रहा है। 15,500 का नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी का 10 जून का 158-159 के रेंज में मिल रहा है। दीपांशु, इसको खरीदना है। मेरा भी व्यू सिमिलर टू दैट ऑफ अनिल जी है। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि आज के लेवल से जो घुमा, इनफैक्ट मैं तो सोच रहा था कि 500 के आसपास ही निफ्टी शॉर्ट टर्म में बॉटम हो जाना चाहिए, फिर से वो करेक्शन हो जाना चाहिए, बट थोड़ा और गिरा वो 460 तक। बट नेवरदलेस वो फिर से रिकवर होकर अब 500 के ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है। और जो हिसाब से ये रिकवरी देखने मिल रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इमीडिएटली हम 15,600 पहले देखेंगे। 15,600 ही निकलते हमको फिर से एक लाइफ टाइम हाई देखने मिलेगा। सो 15,600 एंड उसके पार निकलने को निफ्टी रेडी है, ऐसा मुझे लग रहा है। आई डोंट थिंक 15
450 के लेवल ब्रेक होने चाहिए निफ्टी में। तो ये जो 158-59 का कॉल ऑप्शन है, ऊपर में इसके जो फर्स्ट टारगेट दीपांशु बनेंगे 192 के है, सेकंड टारगेट बनेगा 211 का। तो 192, 211 ये दो टारगेट्स के लिए इसको खरीदना है। ऑन द डाउन साइड जो इसका स्टॉप लॉस लगाना है वो है 124 का, 124 का एक स्टॉप लॉस प्लेस करके निफ्टी में लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। बहुत ही बढ़िया एक शॉर्ट कवरिंग हमें यहाँ से देखने मिल सकती है, ऐसा मेरा अनुमान है। बिल्कुल, तो शॉर्ट कवरिंग के आसार पूरे आते हुए दिख रहे हैं और जय की तरफ से भी भरोसा है और ऊपर जा सकता है। अगले हफ्ते की निफ्टी की 15,500 की कॉल आपको खरीदनी है और तेजी के लिए 90 अंक संभल चुका है। निफ्टी निचले स्तरों से पॉजिटिव टेरिटरी में आने के लिए तैयार हो रहा है। आइए फिर कुछ और इंडेक्स पर डेटा समझते हैं, व्यू लेते हैं नितिन जी से। स्वागत निफ्टी के निशानेबाज नितिन मोरारका का। गुड आफ्टरनून नितिन जी, बताएं किस तरह का एक्शन देख रहे हैं सर? यहाँ पे 15,500 की कॉल ऑप्शन लेनी चाहिए, जिसका करंट मार्केट प्राइस 82 के आसपास है और स्टॉप लॉस आपका बनेगा इसमें 50 रुपए का और टारगेट बनता है करीब 125 रुपए का। अभी लास्ट के जो 15-20 मिनट है इसमें बहुत अच्छी बाइंग आई है और जो कॉल राइटर्स थे 15,500, 550 और 600 में, वो कुल मिला के करीब 90-95 लाख थे, तो वो पूरी पोजीशन ट्रैप हो गई है और ये शॉर्ट कवरिंग आएगी। तो हो सकता है आज ही क्लोजिंग में एक शॉर्ट कवरिंग मूव हमें देखने को मिले, क्योंकि बहुत हेवी पोजीशन थी जो ट्रैप हुई है। तो 15,500 की कॉल ऑप्शन 82 के आसपास लेनी है, टारगेट 125 का होगा और स्टॉप लॉस हमें रखना है करीब 60 रुपए के इस रेट से स्टॉप लॉस रखेंगे तो वो ठीक है, 60 रुपीज का। ये है आपके लिए कॉल ऑप्शन खरीदारी की राय। अभी जय ने आपको अगले हफ्ते की 15,500 की कॉल पर राय दी थी और नितिन जी कल की एक्सपायरी के 15,500 की कॉल के राय दे रहे हैं। तो सर, जैसा आप अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे बिल्कुल वैसा ही होते हुए दिख रहा है और नितिन जी, जय भी वही डेटा बता रहे हैं सर। बिल्कुल। तो दीप, आज तो कम से कम लोग सुनेंगे, बर्थडे का दिन है तो कम शायद इस वजह से एकदम से निफ्टी भाग गया है। अभी हम थोड़ी देर पहले यही बात कर रहे थे कि देखिए चलने की तैयारी है में, निफ्टी वहां से 40 पॉइंट ऊपर आया है, बैंक निफ्टी करीबन 100-125 पॉइंट ऊपर आया। अच्छा दिख रहा है सेटअप लेकिन हड़बड़ी नहीं, 3 बजे तक, 3:05 तक ऊपर टिकने दीजिए। वैसे तो टिकेगा, लग रहा है जिस तरह से डेटा बन रहा है। जय के डेटा अच्छे आ चुके हैं, जय ने आपको बाय ऑप्शन दे ही दिया है, कॉल ऑप्शन नितिन जी ने दे ही दिया है, तो तैयारी है, कोई खराब क्लोजिंग नहीं हो रही है बिल्कुल भी। और डरने घबराने की जरूरत नहीं। आज भी सुबह सबको जो डर लग रहा था, हम ये कह रहे थे डरिए मत, पहले सपोर्ट लेवल पे ही खरीदिए। और मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में तो देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग एक्शन आता हुआ दिख भी रहा है, तो कोई चिंता की बात नहीं है दीप, बने रहना चाहिए जी। बिल्कुल सर, तो चिंता की बात नहीं है, बने रहना चाहिए जिस तरह से बाजार का मूड माहौल है इस समय। आइए फिर कुछ कॉल्स भी ले लेते हैं, कुछ स्टॉक्स पर भी फोकस कर लेते हैं, सेक्टर्स पर जहां पर आपको एक्शन बनते हुए दिख रहा है। आज सुबह हम बात कर रहे थे सीमेंट स्टॉक्स में कुछ तो मूवमेंट आ रही थी। मानसी हमारे साथ तैयार हैं बताने के लिए कि क्या चल रहा है सीमेंट स्पेस में। मानसी बताइए। बिल्कुल दीपांशु, देखिए सीमेंट सेक्टर के नतीजे अच्छे आ रहे हैं, मांग में भी बढ़त है, कीमतों में भी बढ़त का ट्रेंड हमने देखा है, लेकिन एक कंसर्न है, ये है इनके खर्चों में लगातार बढ़त देखने को मिल रही है। सालाना आधार पर पेटकोक के दाम की अगर बात करें, ये 2 गुना होते हुए दिखे हैं, $130 प्रति टन पेटकोक के दाम, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है सीमेंट के लिए, इसके दाम बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। सी फ्रेट बढ़ने और सप्लाई में दिक्कत के चलते ये दाम जो है वो बढ़े हैं। डीजल की कीमत में सालाना आधार पर 37% की बढ़त देखने को मिली है। सीमेंट क्षेत्र के कुल ऑपरेटिंग कॉस्ट का 25 से 30% पावर और फ्यूल खर्च से जा रहा है, तो पावर और फ्यूल खर्च भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं का अनुमान लगाया जा रहा है। पावर और खर्च जो है Q1 FY22 तक 10 से 12% बढ़कर 100 से लेकर 120 रुपए प्रति टन तक जाने की आशंका यहां पर जताई जा रही है। Q1 FY22 तक फ्रेट कॉस्ट में 30 रुपए प्रति टन की बढ़त की आशंका है। वहीं कमोडिटी की बढ़ती कीमतों के चलते सीमेंट कंपनियों के खर्चों में अगर कुल मिलाकर देखें तो 200 से 250 रुपए प्रति टन बढ़त का अनुमान Q1 FY22 में हम लगाकर चल रहे हैं। तमाम महत्वपूर्ण रॉ मटेरियल्स जो हैं, इनकी कीमतें क्योंकि बढ़ रही हैं, मार्जिन्स घटने का खतरा यहां पर हो जाता है। सीमेंट कंपनियों ने बढ़ते खर्चों से निपटने के लिए एक रास्ता
रास्ता निकाला है। इस खतरे से बचने के लिए सीमेंट कंपनियां जो हैं पेटकोक के बदले अब कोयले का इस्तेमाल करना शुरू कर चुकी हैं। और अगर देखें तो स्टैटिस्टिक्स भी दिखा रहे हैं कि जहां पर ज्यादा पेटकोक का इस्तेमाल कर रहे थे, अब कोयले की तरफ ये बढ़ते हुए ज्यादा दिख रहे हैं। थर्मल कोल की कीमतें भी बढ़ी हैं, सालाना आधार पर 82% बढ़कर $100 प्रति टन हुई है, लेकिन अब भी पेटकोक के मुकाबले कोयला जो है वो सस्ता विकल्प है। कीमतों का ट्रेंड, कीमतें अब भी बढ़ी हैं। कीमतों में 6% की बढ़त जून तिमाही में देखने को मिली है। एक बोरी सीमेंट की कीमत ₹368 फिलहाल है। पूर्वी और दक्षिण भारत में मांग अच्छी है, तो मांग बढ़ी है, कीमतें बढ़ी हैं, रिजल्ट अच्छे हैं, लेकिन इनके खर्चे भी बढ़ रहे हैं। ये एक खतरा जरूर हो सकता है। ओके, तो मांग बढ़ी है पर साथ ही खर्चे भी कंपनीज के बढ़ते हुए दिख रहे हैं और हम देख रहे हैं कि कमोडिटी से लिंक्ड सभी जगहों पर आपको एक्शन आते हुए दिखा है। तो ऑफकोर्स थोड़े रॉ मटेरियल के कंसर्न्स आते हुए दिख रहे हैं, बट रीसेंट चैनल चेक्स यही सजेस्ट कर रहे हैं कि फिर से एक वॉल्यूम्स में उछाल आते हुए दिखा है। कुछ जगहों पर अच्छी मांग रही है। चलिए, सीमेंट स्पेस पर बनी हुई है नजर, पर कल है वीकली एक्सपायरी, इस सीरीज की पहली वीकली एक्सपायरी, और उससे पहले एक बढ़िया एक्सपायरी का ऑप्शन देने के लिए तैयार हैं सुमित जी। गुड आफ्टरनून सुमित जी, बताएं सर। गुड आफ्टरनून दीपांशु, मेरे पास एक स्टॉक है और एक इंडेक्स का कॉल है। तो पहले स्टॉक की बात करता हूँ। स्टॉक लग रहा है कि यहाँ से टाटा पावर चार्ट के ऊपर अच्छा दिख रहा है। टाटा पावर के अंदर यहाँ से एक अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। टाटा पावर अभी भाव चल रहा है ₹107.40 ₹107.50 का। टाटा पावर में यहाँ से मेरे को लग रहा है ऊपर में ₹111 तक का पहला टारगेट बनेगा और वो लेवल टूटने पे ₹115 तक का मूव इस बारी टाटा पावर में देखने को मिल सकता है। तो ₹103.50 के स्टॉप लॉस से टाटा पावर में खरीदारी करें 111 से लेके 115 के टारगेट के लिए, जो कि 3 से 4 दिनों में देखने को मिल सकते हैं। इसमें ऑप्शन में भी ट्रेड लिया जा सकता है। 160-50 वाला कॉल अभी ₹4.90 ट्रेड कर रहा है, इसको खरीदारी करें। ₹3.80 का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में टारगेट देखने को मिल सकते हैं ₹6 से लेके ₹7.5 तक के। तो टाटा पावर का 160-50 का कॉल खरीद सकते हैं या स्पॉट में खरीदारी कर सकते हैं। ऊपर में 111 से 115 के लेवल देखने को मिलने चाहिए टाटा पावर में। ओके, तो ये तो है टाटा पावर पर खरीदारी का राय वापस मोमेंटम में आते हुए दिख रहा है। एक्सपायरी का ऑप्शन क्या है सुमित जी? एक्सपायरी का ऑप्शन में मेरे को लग रहा है कि यहाँ से एक तेजी देखने को मिलनी चाहिए और निफ्टी के अंदर कॉल लेने का सलाह रहेगा। तो जो स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना है वो है 15,550 जो कि एट द मनी स्ट्राइक प्राइस है। ये ₹60-58 पे अभी ट्रेड कर रहा है। इसको अभी सीएमपी पे खरीदे। मेरे को लग रहा है निफ्टी डे हाई के ऊपर जैसे ही जाएगा तो एक अच्छा अपसाइड मूव हमें निफ्टी में देखने को मिल सकता है और फिर 15,600 के लेवल भी ऊपर में ब्रेक हो सकते हैं। तो बाय निफ्टी 15,550 कॉल एट सीएमपी, स्टॉप लॉस ₹20, टारगेट ऊपर में ₹100 से लेके ₹125 तक। कल की एक्सपायरी वाला ऑप्शन है, खरीदारी करें 100 से 125 के टारगेट के लिए। 15,550 का कॉल। ओके, तो 15,550 का कॉल आपको खरीदना है, ये राय आ रही है सुमित जी की तरफ से। ये है आपके लिए एक्सपायरी का ऑप्शन सुमित जी का। तो 15,500 पर अभी आपने देखा नितिन जी कॉल देकर गए थे और 15,550 पर सुमित जी आपको कॉल दे रहे हैं। एक्शन भरपूर है और अच्छी रिकवरी के आसार पूरे बाजार में आते हुए दिख रहे हैं। देखते हैं सचिन जी ने क्या आइडेंटिफाई करा है इस समय बिगुल BTSTT। बताएं सचिन जी। तो खरीदारी करनी है फिनोलेक्स केबल जिस पर्टिकुलर काउंटर में। जिस तरीके से आज का क्लोजिंग नज़र आ रहा है कल के हाई के ऊपर अच्छी तरह एस्टैब्लिश्ड है, सो मुझे लग रहा है यहाँ से अच्छा मोमेंटम बिल्टअप होना चाहिए काउंटर में। लगभग अराउंड 485 के आसपास की प्राइस एक्सपेक्टेशन होगी इमीडिएट बेसिस पे एंड फाइनल टारगेट होगा अराउंड 510 के आसपास का। खरीदारी करनी है फिनोलेक्स केबल्स में। स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 445 के आसपास। बिल्कुल, तो 445 के स्टॉप लॉस के साथ फिनोलेक्स केबल्स पर करके चलनी है खरीदारी। जबरदस्त एक्शन में रहा ये काउंटर। हमने कुछ दिन पहले आपके लिए हाईलाइट भी करा था कि किस वजह से इतनी बढ़िया तेजी आपको फिनोलेक्स केबल्स पर आती हुई दिख रही है। तो हाथ से ना जाने दें इस काउंटर को, नजर रखें। बढ़िया तेजी में ये आते हुए दिख रहा है 510 के टारगेट्स के लिए। बढ़िया तेजी में कुछ और स्टॉक्स भी आते हुए दिख रहे हैं क्योंकि अब बैंक निफ्टी पूरी तरह से पॉजिटिव हो चुका है और निफ्टी भी बस 10 पॉइंट्स ही नीचे है और बैंक्स ने तो सहारा दिया ही है निफ्टी की रिकवरी में। एक बार रिलायंस इंडस्ट्रीज पर भी नजर डालिए, 2200 के ऊपर आपको रिलायंस जाते हुए दिख रहा है। कल के थोड़े कंसोलिडेशन के बाद आज फिर से मूवमेंट में आते हुए दिख रहा है और कल शाम को इन्होंने बताया भी कि 24 तारीख को इनकी AGM है, वहां पर भी बाजार की नजर रहेगी। बट 2200 के ऊपर रिलायंस आपको फिलहाल आते हुए दिख रहा है। किरण जी, कोई राय रिलायंस पर सर?
किरण जी, आपका ऑडियो म्यूट पर है सर। सॉरी दीप, रिलायंस का चार्ट पैटर्न काफी स्ट्रांग है। 22 का साइकोलॉजिकल बैरियर है कैश लेवल्स पे, ये एक बार निकल जाए तो मुझे लगता है कि रिलायंस में एक अच्छी मूव देखने को मिलेगी। जो पिछला स्विंग हाई था वो एक बार रिटेस्ट करने के लिए जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छी है। तो 22.25 से लेके 22.30 ये टारगेट्स मान के चलने चाहिए। और दीप, मेरे लिए और एक बिगुल बजाई है, एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। 100% सर, बिगुल आपके लिए तैयार है। चलते हैं किरण जी के पास, किरण का कमाल। बताएं सर। बहुत अच्छी क्लोजिंग देखने को मिल रही है यूपीएल में। तो मेरा मानना है कि जिस तरीके से पिछले 4 दिनों के कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट मिला है, ये कल के लिए बाय करने की सलाह होगी। अभी फ्यूचर्स में यूपीएल अभी ट्रेड कर रहा है 841 के आसपास। आपका स्टॉप लॉस रहेगा 835 का, और कल के लिए टारगेट पहला 850 का और दूसरा टारगेट रहेगा 865 का। तो ये बड़े टारगेट्स के लिए कल फर्स्ट हाफ में देखने को मिलेंगे। तो आपको बाय करने की सलाह है यूपीएल में। बिल्कुल, यूपीएल पर करके चले खरीदारी। एग्रो केमिकल स्पेस पर आज हम देख ही रहे हैं कि सुबह से ही बढ़िया एक्शन बना हुआ है। ढेरों एग्रो केमिकल स्टॉक्स एक्शन में आ रहे हैं। कल आईएमडी ने अपडेट भी दिया अपनी मॉनसून फोरकास्ट को। नॉर्मल मॉनसून होने वाला है, लगातार तीसरे साल के लिए 101% ऑफ लॉन्ग टर्म एवरेज की एक्सपेक्टेशन है, और स्पेशली नॉर्थ वेस्टर्न और सदर्न पार्ट्स में अच्छा मॉनसून रहेगा। तो उसके बाद भी आप देख रहे हैं कि इस स्पेस पर अच्छी खरीदारी आती हुई दिख रही है। जहां तक एक्शन का सवाल है, एक बार मदरसन सुमी पे नजर डाल दीजिए। 13% का उछाल इस समय मदरसन सुमी पर आ रहा है। तो 10% का सर्किट लगा, उसके बाद खरीदारी और आई। इस समय 13% ऊपर मदरसन सुमी है। नतीजों के बाद जबरदस्त एक्शन इस काउंटर में आते हुए दिखा है। बिगुल, जय ठक्कर के लिए जय का जैकपॉट। बताएं जय। जी दीपांशु, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आज का दिन तो बहुत ही बढ़िया जा रहा है, बहुत बढ़िया है आज का दिन। क्योंकि देखिए, आप मॉर्निंग में लुपिन वहां पे टारगेट्स आ चुके, सारी जो कॉल ऑप्शन दिए थे उसके क्विकली टारगेट्स, और बहुत एक बड़ा मूव आया और सभी का कंसेंसस एक बाई भी था। एंड मुथूट फिनांस, उस पर झटपट अच्छे टारगेट्स आ गए। 55 वाला कॉल 84-85 हो गया। 1400 वाला जो दिया था स्ट्राइक का, निफ्टी भी मूव हो गया, 158-178 हो गया। तो बढ़िया दिन जा रहा है। डेफिनेटली अनिल जी का बर्थडे, तो सब सही जा रहा है, सब अच्छे स्ट्रॉन्ग मूव्स आ रहे हैं। एंड एक अभी जो स्टॉक मैंने वापस एक देखा है जहाँ पे एक अच्छा मूव आ सकता है स्ट्रॉन्ग, वो है चोला फाइनेंस। तो यहाँ पे 560 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीद के चल सकते हैं। 21 रुपये 70 पैसे, 22 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। 21.70, 22 के आसपास दीपांशु ये ट्रेड कर रहा है। चोला फाइनेंस 560 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन ये खरीद कर चलना है। बहुत ही छोटा सा स्टॉप लॉस है दीप। यहाँ पे स्टॉप लॉस आपको प्लेस करना है 17.60 का, 17 रुपये 60 पैसे का आपको एक स्टॉप लॉस प्लेस करना है। सब देखिए करीब 4 रुपये 4.5 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस होगा। ऊपर में जो टारगेट इसके बन रहे दीपांशु, अग्रेसिव टारगेट से थोड़े 29.20 ये फर्स्ट टारगेट रहेगा। 32 का सेकंड टारगेट रहेगा। 29 रुपये 20 पैसे और 32, ये दो टारगेट्स के लिए चोला फाइनेंस का 560 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि चोला फाइनेंस में जो काफी एक कंसोलिडेशन हुआ है, एक्यूमुलेशन हुआ है, उसमें से एक अच्छा मूव देखने मिलना चाहिए। और अगर आप देखिए पूरे कंसोलिडेशन में दीपांशु, इसके इंडिकेटर्स जो है काफी ओवरसोल्ड हो चुके थे डेली चार्ट्स पर। अब वहां पे भी एक बाई क्रॉसओवर देखने मिलेगा। तो डेरिवेटिव डेटा पॉइंट ऑफ व्यू आपको लॉन्ग्स बिल्डअप होते हुए नजर आएंगे, और टेक्निकली मुझे ओवरसोल्ड भी लग रहा है मोमेंटम वाइज। बिल्कुल, तो चोला फाइनेंस पर भी करनी है खरीदारी। एक एक करके काफ़ी सारी एनबीएफसीज में मूवमेंट आ रहा है। पहले हमने देखा बजाज फाइनेंस, फिनसर्व और एचडीएफसी में एक्शन आया, फिर काफ़ी सारी मिड कैप एनबीएफसीज आपको एक्शन में आती हुई दिखी, और अब चोला पर भी देखिए अच्छा मूव आ रहा है। तो एनबीएफसी स्पेस पर अच्छा एक्शन है। फाइनेंशियल्स पर बढ़िया एक्शन आपको सुबह से ही आते हुए दिखा है। ये कुछ काउंटर्स हैं जहाँ पर तेज़ी का मूड माहौल बना हुआ है, पर तेज़ी आपको और भी आती हुई दिख रही है जहाँ तक फाइनेंशियल्स के अलावा कुछ और स्टॉक्स का सवाल है। और बंसल जी, थोड़ा एक्साइटमेंट वोडाफोन आइडिया में भी बना हुआ है। हमने देखा 8, 8.25 के लेवल से रिकवरी लेकर करीब 9 के करीब आज आया है। थोड़ा मूवमेंट है वोडाफोन आइडिया में। क्या एक कोई शॉर्ट टर्म ट्रेड दिखता है, क्योंकि बहुत वॉलेटाइल काउंटर है, या फिर जाने दें इसको?
देखिए दीपांशु, पहले तो एक डिस्क्लेमर है कि जो आप ये जो कह रहे हैं ना कि थोड़ा सा मूव आया है, इस थोड़े मूव में योगदान मेरा भी है। निचले स्तरों पर ऐड करा है स्टॉक और पूरा ऐड नहीं हो पाया, और वर्स्ट के सिनेरियो मेरा ऐसा मानना है कि अगर ज्यादा तेजी नहीं भी आती है, फंडिंग नहीं भी आती है, तो भी एक साल के अंदर 12 रुपए, 12, 12.5, 13 रुपए बिकने का पोटेंशियल रखता है। तो उस नजरिए से इन स्तरों पे नीचे में ऐड करा है तो मुझे अच्छा लग रहा है। कोई ऐड करना चाहता है एक साल का नजरिया बना के, तो वोडाफोन को बाय किया जा सकता है। बिल्कुल, तो एक साल का नजरिया तो बना के वोडाफोन को बाय किया जा सकता है। शॉर्ट टर्म में भी अच्छा मोमेंटम इस काउंटर पर आपको आते हुए दिख रहा है, तो जाने ना दें हाथ से। वोडाफोन थोड़ा एक्शन बन रहा है, रिलायंस में भी आपको अच्छा एक्शन बनते हुए दिख रहा है इस समय। पीआई इंडस्ट्रीज, इस पर भी मूवमेंट है। जैसे मैं कह रहा था, काफी सारे एग्रो केमिकल स्टॉक्स आपको अच्छी तेजी दिखा रहे हैं। जरा पीआई इंडस्ट्रीज पर वागले साहब अपनी राय दें। वागले साहब, अगर आप सुन पा रहे हैं मुझे सर, पीआई इंडस्ट्रीज। ओके, वागले साहब के साथ थोड़ा ऑडियो शो हो रहा है, तो उनके साथ फिर से कनेक्ट करेंगे। बट आइए, अनिल जी ने जो प्रॉमिस किया था कि एक स्पेशल बर्थडे पिक आफ्टरनून शो के लिए भी वो देंगे, वो तैयार है। चलते हैं अनिल जी के पास आज की दूसरी बर्थडे स्पेशल पिक के लिए। दीप, एक स्टॉक ढूंढा है जो ज्यादा अननोन सा नाम है, आपने सुना नहीं होगा इसका नाम ज्यादा करके। वैसे एनएससी बीएससी दोनों पर लिस्टेड है, कोस्टल कॉर्पोरेशन। और जैसा ये नाम है कि कोस्टल यानी कि समुद्र के किनारों पर जो बिजनेस हो सकता है वही बिजनेस करने का काम ये कंपनी करती है, जो सी फूड वगैरह का काम करती है। और आमतौर पर कम लिक्विड स्टॉक है और कम चर्चा में आता है, इसलिए जनरली रिकमेंडेशन में आता नहीं है। और कई बार लोग बोलते हैं कि वो कोई ऐसा स्टॉक है जो आप आमतौर पर रिकमेंड नहीं करते हैं और कम सुना हुआ हो, जिसमें आपको डबल होने की गुंजाइश लगी है, तो वो स्टॉक हम कम डिस्कस करते हैं क्योंकि लिक्विड कम होता है या कम चर्चा में आता है। लेकिन ये स्टॉक है वैसा ही जो सुर्खियों में, और इसकी वजह एकमात्र दीप ये कि वैल्यूएशंस बहुत ही आकर्षक और बिजनेस मॉडल बहुत जबरदस्त है। 250 करोड़ का खाली मार्केट कैप है, छोटे मार्केट कैप वाली कंपनी है। 500 करोड़ की सेल्स इस साल कर रही है कंपनी, यानी कि मार्केट कैप आधा है सेल्स का। और अगले साल यानी कि वित्त वर्ष 2022, ये जो करंट ईयर है, इसमें करीबन मेरा ये समझना है कि 700 रुपए के आसपास की सेल्स कंपनी कर लेगी और लगभग 30 रुपए के आसपास की ईपीएस। 30 रुपए की ईपीएस यानी कि मतलब आप समझ लीजिए 7, 8, 9 के पी मल्टीपल पर अभी ये ट्रेड कर रहा है। तो बहुत ही अच्छा इसमें वैल्यूएशन गैप है। वैल्यूएशन गैप कैसे है? आप इसके सामने अवंती फीड, वाटर बेस, गोदरेज एग्रोवेट, और इस स्पेस पे हम बहुत बुलिश है, बुलिश नहीं बहुत बुलिश है। आप देख चुके हैं एसआईपी स्टॉक्स में हम लगातार कई सारे स्टॉक्स इसमें रिकमेंड कर चुके हैं, वाटर बेस, अवंती फीड, गोदरेज एग्रोवेट, आईएफबी, ये सारे हमें पसंद है। तो ये जब सारे इस पूरे सेक्टर को हम स्कैन कर रहे थे तब ये एक स्टॉक भी हमारे रडार पे आया था। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि इसमें वॉल्यूम्स कम होते हैं और कम नोन है, मार्केट कैप छोटा है, इसलिए हमने इसको छोड़ के रखा हुआ था। लेकिन अब चूंकि आज आपने दबाव बनाया कि कोई ऐसा स्टॉक जो डबल हो सकता है वो दिया जाए, तो मुझे लगता है ये स्टॉक आसानी से एक साल में यहाँ से डबल हो सकता है। 350 रुपए का एक छोटा टारगेट रखें, 450 का टारगेट मीडियम टर्म के लिए रखें और 600 रुपए के टारगेट आप लॉन्ग टर्म के लिए लेकर चलें। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन फंडामेंटल वाली कंपनी। और हाल ही में जो ये सारे सी फूड है, इनके प्रोडक्ट्स के दाम 15% बढ़े हैं। तो इस साल इनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी आएगी सारी कंपनियों की, जरूरी नहीं कि आप ये लें, आपको जो पसंद है वो लीजिए। चाहे आपको गोदरेज एग्रोवेट पसंद है वो लें, आपको अवंती फीड पसंद है वो लें, जो आपको पसंद आए वो लीजिए आराम से। कोई और बाकी छोटे स्टॉक में अगर ये पसंद हो तो ये भी आप ले सकते हो। तो ये है स्टॉक जो मेरे रडार पर आया है। एक स्टॉक और था लेकिन चूंकि बहुत भागा हुआ था तो वो मैंने कहा कि अगर कोई और दूसरा ढूंढो, इसलिए शायद इतना वक्त लगा। आपने 2 बजे से मुझे बोला था, लेकिन वक्त इसलिए लगा कि कोई ऐसा ढंग का स्टॉक का आपके लायक मिल नहीं रहा था। आई होप कि आपको पसंद आएगा जी। अच्छा, दीप से शायद कनेक्ट हो रहे हैं फिर से। तो दीप से जैसे हमारे साथ जुड़ेंगे हम दीप से फिर से बात करते हैं। लेकिन आइए, तब तक बाजार वापस से मजबूत होते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर लगभग आप देखिए सिर्फ 4 पॉइंट की कमजोरी बची और बैंक निफ्टी हरे निशान में आ चुका है। तो आशीष सर, बधाइयाँ, मेरे बर्थडे पर आपने बैंक निफ्टी का बाय कॉल दिया, थैंक यू वेरी मच सर। आ गया ऊपर, अब क्या करना है? अनिल जी, वो स्प्रेड के साथ बने रहे, और स्प्रेड में अभी तो 30-40 रुपए ही बन रहे हैं,
ये बिल्कुल डबल पैसे बन जाएंगे। जो 140 लगा के 280 मिलेंगे, कल सुबह काटेंगे आराम से। जो अनिल जी 500-600 था, अगर किसी ने फ्यूचर लिया है तो आई थिंक प्रूडेंट है कि बुक करके जाना ही चाहिए अनिल जी बैंक निफ्टी। बिल्कुल, तो चलिए बैंक निफ्टी मोमेंटम में आ गया है, निफ्टी को भी वो रिकवर करवा चुका है। और अनिल जी सर्किट इस पर भी लग गया है, कोस्टल कॉप जब आप राय अपनी दे रहे थे काउंटर पर तो तेजी ऑलरेडी उसमें आ गई आपके रिकमेंडेशन पर। जैसा अनिल जी ने कहा है, आराम से इन स्टॉक्स को खरीदिए, ये इन्वेस्टमेंट आइडियाज हैं, ऐसे 1-2 दिन के उछाल पर आप नहीं करें। और 600 के फाइनल टारगेट्स आते हुए दिख सकते हैं। तो आज के 2 बर्थडे स्पेशल पिक, सेंचुरी एन का सुबह और कोस्टल कॉप अनिल जी की तरफ से, और दोनों पर सर्किट सर। तो आज का एक्शन तो खत्म, पर जैसा आप कह रहे हैं अच्छी मूव आ सकती है इस पर। दीप, आमतौर पर इसीलिए मैं कैश के स्टॉक्स देना कम पसंद करता था। और आपको पता है पिछले साल भर में, ये तो अप्रैल और मई का महीना छोड़ दें, क्योंकि इस 2 महीने में हम मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों पे बहुत बुलिश थे, तो हार्डली फ्यूचर्स में कोई कॉल्स आए होंगे मेरे। और निफ्टी बैंक निफ्टी पर तो आप समझिए कि पूरा मैंने कॉल देना छोड़ ही दिया। पूरा जिम्मा सबसे ज्यादा जय के ऊपर है, उसके बाद विश्वेश और नितिन जी के ऊपर डाल के छोड़ दिया। थोड़ा बहुत बीच बीच में हमारे किरण जी और साथ ही आशु सर भी पूरे स्प्रेड देकर सहारा देते रहते। मैंने कहा इतना दमदार अपना पैनल है आराम से, तो फिर चिंता की क्या बात है, ये सब लोग कर लेंगे। तो मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी तो बिल्कुल छोड़ ही दिया। और चूंकि 2 महीने ये कैश मार्केट के स्टॉक्स, लेकिन कैश मार्केट के स्टॉक्स में यही समस्या है, अब आप कभी भी दें स्टॉक ऐसे भाग जाते हैं। मतलब लोग अब ये कौन किस प्राइस पर खरीदेगा ये हमारे हाथ में नहीं है। मैं इसलिए कहता हूँ ये इन्वेस्टमेंट ग्रेड के स्टॉक से आराम से नोट करके रखें। जब आपको मौका लगे, अच्छा बाजार खराब और होगा, ऐसा नहीं कि बाजार खराब नहीं होगा, तब आराम से लीजिएगा। सबको मौका मिलता है, अगर नहीं बढ़ाओ ले पाए तो अच्छा है। लेकिन अब वही वाली प्रॉब्लम है इसमें, अगर 9 बजे दें आप SIP स्टॉक बाजार खुलने के पहले, तो वो पहले गैप से खुल जाता है। बाद में दे तो आई डोंट नो कितने लोगों को मौका मिलता है। तो थोड़ा वो एक इश्यू रहता है कैश के स्टॉक्स में, और स्पेशली जो कम लिक्विड होते हैं लेकिन स्टोरी जहां पर अच्छी है, तो आप आराम से खरीदें, इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदें। ये कोई ट्रेडिंग वाले स्टॉक्स नहीं है। फ्यूचर्स के पीरामल और मुथूट है तो आप आराम से लिए बेच दिया। अदानी ग्रुप के शेयर हैं, शांति से लीजिएगा, बनाकर रख लीजिए अपनी। हाँ, प्रॉब्लम क्या है, अभी तो सबको खरीदना है, लेकिन जब करेक्शन होगा, नीचे आएगा, तब सब कोई खरीदेंगे। तो आराम से जब करेक्शन हो, शांति से खरीदिए, कोई हड़बड़ी ना करें, कोई जल्दबाजी ना करें। स्टोरी है, इन्वेस्टमेंट ग्रेड के स्टॉक है, 1-2 साल का व्यू है, तब आराम से आप लीजिएगा, ये ज्यादा बढ़िया है। सेंसिबल तरीके से करें, भागम भाग ना करें, भगदड़ ना करें, सिंपल। जी दी, बिल्कुल सर, भागम भाग नहीं करनी है, सेंसिबल तरीके से ट्रेड करना है और आराम से खरीद के चलिए। एक ही दिन में सारा खरीदना नहीं है, बट अच्छे स्टॉक्स हैं, फंडामेंटली अच्छी स्टोरी हैं जो आपको अच्छे गेन से दिखा सकती हैं इस बाजार में। तो नजर रखिए, ये है आपके लिए राय अनिल जी की तरफ से। सेंचुरी एन का, कोस्टल कॉर्पोरेशन, दोनों स्टॉक्स जो डबल होने की क्षमता रखते हैं इस बाजार में। पर कुछ और स्टॉक्स जो अच्छे एक्शन में हैं इस बाजार में, वहां पर नजर डालते हैं। निपॉन लाइफ लगातार कुछ दिनों से यहाँ पर अच्छी तेजी बन रही है। आज सुबह HDFC AMC पर राकेश जी, कुणाल जी की तरफ से कॉल आई थी, पर निपॉन लाइफ में भी एक्शन बना हुआ है पिछले कुछ दिनों से। एक बार राय लेते हैं सचिन जी से इस काउंटर पर। सचिन जी, कोई राय जिस तरह से तेजी बनी हुई है? दीपांशु, आई थिंक परसों के सत्र में यहाँ पर एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ था और तभी से एक अच्छा मोमेंटम स्टॉक में है। मुझे लग रहा है जिस तरीके से स्ट्रक्चर है तो 365 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन होल्ड ही करनी चाहिए। एंड ऑन द हायर साइड लगभग एक 380-385 के आसपास एक रिवीजन होगा। जिस तरीके से एक नियर टर्म ब्रेकआउट हुआ था, उसके टारगेट्स वहीं पे कहीं तो प्लेस्ड है। सो डेफिनेटली लॉन्ग्स होल्ड करने चाहिए 365 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, तो ये है आपके लिए निपॉन लाइफ पर राय इस समय। देखते हैं वागले साहब क्या रेकमेंड कर रहे हैं, चलते हैं उनके पास वागले के वंडर के लिए। बताएं वागले साहब। बैंकिंग में डेफिनेटली कुछ हो रहा है ना, जो बाइंग हो रहा है मुझे लगता है कल गैप अप तो मिलना चाहिए। मैं BTST रिकमेंड करूंगा। RBL बैंक 221 रुपए 50-60 पैसे का भाव है, 220 के ऊपर ये क्रॉस किया है, सस्टेन कर रहा है। मुझे कम से कम 7 से 8 रुपए की मूव कल लग रही है। ओपन में ही 3-4 रुपए गैप अप मिलने चाहिए। आपका स्टॉप लॉस 218 रुपए 50 पैसे का होना चाहिए, तो 3-3.5 रुपए की रिस्क होगी, 7 से 8 रुपए का रिवॉर्ड होगा कल, शायद पहले घंटे में मिल सकता है। ओके, तो टारगेट क्या निकल कर आ रहे हैं वागले साहब? 230, 28-230।
228, 230 और किरण जी और वागले साहब की सोच मिलती हुई दिख रही है, क्योंकि थोड़ी देर पहले किरण जी ने भी 230 के टारगेट्स, 230, 232 के टारगेट्स के लिए आरबीएल बैंक पर खरीदारी की राय दी थी। शानदार रिकवरी, बैंक निफ्टी पॉजिटिव टेरिटरी में आ गया था, अब निफ्टी भी पॉजिटिव टेरिटरी में आ गया है। देखते हैं वापस 15,600 के स्तर के करीब आता है कि नहीं। 15,580 के ऊपर निफ्टी आपको इस समय दिख रहा है। आखिरी कुछ मिनट बाकी हैं ट्रेड के लिए। बैंक से बेनिफिट चलते हैं आशीष चतुर्वेदी के पास। आशीष बताइए, इस सीरीज में तो पहले कुछ दिन काफी एक्शन हो चुका है, आज क्या बदलाव संभव है? दीपांशु, आज फिलहाल कोई बदलाव नहीं होगा। 3 स्टॉक बैन में, सेल, सन टीवी, बैंक ऑफ बड़ौदा, और तीनों स्टॉक जो है बैन में बने रहेंगे। सेल की मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट अगर आप देखें तो करीब 99% है, सन टीवी 95% और बैंक ऑफ बड़ौदा जो है 87% के साथ है। इसी के साथ कोई भी स्टॉक ऐसा नहीं है जिसने 95% के मार्क को क्रॉस किया हो, और कोई भी स्टॉक ऐसा नहीं जिसकी मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट जो है 80% से घट रही हो इन 3 स्टॉक्स में से। तो ना तो कोई स्टॉक नया बैन में एंटर होगा और इन तीनों में से कोई भी बाहर नहीं आ रहा है। ओके, तो इस सीरीज बाकी तीनों दिन हमने काफी मूवमेंट देखा था एडिशन सब्ट्रैक्शन को लेकर बैन लिस्ट में। आज कोई बदलाव नहीं होगा। सेल, सन टीवी, बॉब तीनों के तीनों बने रहेंगे। कोई फ्रेश एडिशन की भी फिलहाल संभावना कम दिख रही है। तो चलिए, ये था बैन से बेनिफिट। कच्चे तेल पर आई है बड़ी तेजी और हम देख रहे हैं 2 साल की ऊंचाई पर कच्चा तेल है और रुकने का नाम नहीं ले रहा है, जिस तरह से ओपेक की तरफ से कमेंट्री आई है। तो समझते हैं इस इंपैक्ट को और स्पेशली भारतीय बाजार के लिए, मार्केट्स के लिए कौन से स्टॉक सेक्टर्स एक्शन में आते हुए दिख सकते हैं। कुशल हमारे साथ तैयार हैं। कुशल, बताइए। कुशल, बताएं, कच्चे तेल में ये जो मूवमेंट आया है इसकी वजह से कौन से सेक्टर स्टॉक्स पर रखनी है नजर? देखिए दीपांशु, बिल्कुल अब आपकी आवाज आ रही है मेरे को। आप देखिए जिस तरह से कच्चे तेल में उबाल आता हुआ दिखा है, $71 के आसपास जो है ये आज सुबह में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा था। इसका जो इम्पैक्ट हुआ है ये स्पेसिफिकली आप देखिए ओपेक प्लस की जो मीटिंग हुई थी उसके बाद जिस तरह से ये डिसीजन लिया गया था कि यहाँ पर अब आगे के लिए भी जो उत्पादन है वो ये बढ़ाते हुए नजर आएंगे। उनका जो डिसीजन था अप्रैल में जो पहले लिया था उन्होंने उसको बरकरार रखा है, और ये इसलिए क्योंकि जो डिमांड है खासकर कच्चे तेल की वो स्पेसिफिकली काफी ज्यादा बढ़ती हुई, आउटपेस करती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से आप जितनी भी ग्लोबल इकोनॉमीज जो डेवलप्ड नेशंस हैं उनकी बात करें तो वहां पर जो अनलॉकिंग हो रही है और जो इकोनॉमिक एक्टिविटी रिवाइव हो रही है, डिमांड जो है वो सप्लाई को आउटपेस करती हुई दिख रही है। इनफैक्ट गैसोलीन के फ्यूचर्स भी अगर आप देखें तो वो भी 2 साल की ऊंचाई पर ट्रेड करते हुए नजर आ रहे थे कल के सत्र में, और अक्टूबर 2018 के बाद जो क्रूड कच्चे तेल के फ्यूचर्स हैं वहां पर हमें तेजी देखने को मिली है। इनफैक्ट हाईएस्ट लेवल पर ये भी ट्रेड कर रहे थे। अब इससे किसको फायदा होगा? आप देखिए जो भी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनियां हैं, चाहे आप ओएनजीसी लीजिए, ऑयल इंडिया या फिर एचओएसी, आज सुबह अविनाश जी भी उसकी बात कर रहे थे, तो यहां पर अच्छी तेजी हमें बनती हुई दिख सकती है। साथ साथ जो जितनी भी एक्सप्लोरेशन वाली जो कंपनियां की मैं बात कर रहा था वहां पर आपको अबान ऑफशोर भी जो है वो फोकस लिस्ट में रह सकता है। तो इन सब कंपनीज और स्पेसेस पर आपको ध्यान रखना होगा। पर दूसरी तरफ अगर आप देखें तो यहाँ पर जिन कंपनियों को नेगेटिवली ये रिएक्ट कर सकती है, कच्चे तेल में जिस तरह से बढ़त हमें देखने को मिलेगी उसका नेगेटिव इंपैक्ट आपको स्पेसिफिकली एक तो ऑटो कंपनियों पर पड़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर तेल की कीमतें और फर्दर बढ़ती है तो उनकी डिमांड पर इंपैक्ट हो सकता है। साथ ही जो क्रूड डेरिवेटिव्स यूज करती हैं, चाहे वो एफएमसीजी कंपनियां हों या फिर जो बर्जर पेंट्स, एशियन पेंट्स, ये जितनी भी पेंट कंपनीज हैं उनके ऊपर ये नेगेटिवली इंपैक्ट कर सकता है। और खासकर एविएशन स्पेस, यहाँ पर डिमांड तो डेफिनेटली इंक्रीज होगी पर कंपनियों के जो कॉस्ट स्ट्रक्चर है वहां पर इंपैक्ट हो सकता है अगर कच्चे तेल में और ज्यादा तेजी आती है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेक्टर एंड स्पेसेस के लिए कच्चे तेल में तेजी का मैंने आपको बताया। तो नज़र रखेंगे यहाँ पर। ये है आपके लिए कच्चे तेल पर जिस तरह से मूवमेंट आया है इसका किन सेक्टर्स पर प्रभाव आते हुए दिखेगा। बाजार में हुई है शानदार रिकवरी, जैसा अनिल जी आपको बता भी रहे थे जब 1 घंटे पहले उनकी स्ट्रैटेजी ली थी। अब क्लोजिंग पर फाइनल व्यू क्या बन रहा है ये जान लेते हैं बिगुल अनिल जी की स्ट्रैटेजी का।
अनिल जी, इंडेक्स लेवल पर तो अच्छी रिकवरी हुई है, ग्लोबल मार्केट्स में कुछ नहीं बदला है सर। डाउ फ्यूचर्स 30-35 अंक ऊपर है, नैस्डैक फ्यूचर्स एकदम सपाट, यूरोप के बाजार माइल्ड पॉजिटिव ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं और 3 दिनों से रुपए में कमजोरी है। बताएं सर, क्या करना चाहिए? खरीदारी दीप कहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, अच्छी क्लोजिंग होती दिख रही है। आप देखिए, अगर हम आज 15,588.90 जहां बंद हो रहे हैं, तो अगर यहां बंद होते हैं तो लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग होगी 15,582 की अब तक की हाईएस्ट क्लोजिंग है आपके लिए। उसके ऊपर या उसके आसपास 15,574 हम कल बंद हुए हैं, तो लाइफ टाइम हाई के आसपास बंद होने तो कहां समस्या है। ये अब रोज तो आप हरे में नहीं दिख सकते ना भाई, कभी तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, और जहां नीचे हो जब तक भाई, सीधी सी बात है कि तेजी के मार्केट को ट्रेड करने का एक ही तरीका है दीप, और वो ये है कि आप बस अपना स्टॉप लॉस ध्यान में रखिए और बस ट्रेड करते रहिए। जैसे आपको पता है स्टॉप लॉस क्या है, और वो स्टॉप लॉस के साथ साथ अगर आप ट्रेड करते जाएंगे तो कहीं कोई चिंता है नहीं। तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा पूरी तरह से। तो मेरे ख्याल से आपका स्टॉप लॉस बहुत क्लियर कट है, 15,400 के आसपास का स्टॉप लॉस है आपका, और आप 15,600 के आसपास है, 150-200 पॉइंट के रिस्क है। होल्ड करिए, 15,400 के नीचे बंद होगा तो सोचेंगे, और बैंक निफ्टी जब तक 34,900 के नीचे बंद नहीं होता तब तक कोई सोचने की जरूरत है नहीं, तब तक बने रही। तो दोनों ही निफ्टी और बैंक निफ्टी में। और दीप, जो आज चूंकि बर्थडे का दिन है, तो मैं सोच रहा हूँ आज किसी भी तरह के लोगों को मुझे निराश या नाराज नहीं करना चाहिए। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी पे 2:30 बजे आपको बोल दिया था कि अच्छी तेजी बनेगी और पूरा चांस है कि बाजार ऊपर की तरफ निकल जाए, जबकि वो तो इतनी जबरदस्त कॉल राइटिंग होकर रखी थी। कैश के आपको स्टॉक मैंने आज 2 दे ही दिए, और फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली जो आप समझे, दोनों ही स्टॉक सर्किट पे ट्रेड कर रहे हैं। खाली एक ही चीज बची है दीप, जो मैंने आज नहीं दी, कैश के स्टॉक दे दिए, निफ्टी बैंक निफ्टी की स्ट्रेटेजी दी, एक फ्यूचर्स की नहीं दी। तो अगर आप चाहें तो कल के 2000 के लिए एक फ्यूचर्स का बिगुल बजा दें तो मैं आपको वो भी दे सकता हूं। तो आखिरी एक चीज बची है, मैं सोच रहा हूं आज पूरा ही काम कर ही लूं, खत्म करूं, ताकि आपको ये ना लगे कि मैंने कोई काम अधूरा छोड़ दिया है। बिल्कुल सर, ऑल बेसिस कवर्ड, और आपकी स्ट्रैटेजी का हमेशा इंतजार रहता है। बिगुल अनिल जी के लिए कल के 2000। $4,540-45 की रेंज में ट्रेड कर रहा है आपके लिए स्टॉक, और वो है 4,530 फ्यूचर्स का लेवल है, 4,540 के आसपास है। इन्फो एज यहां पर खरीदारी करने की राय है। ये स्टॉक है, और आज के लो के आसपास का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। नहीं, आज का लो तो 4,425 का, थोड़ा सा 4,425 का आप 4,400 का लगा लीजिए, 40-50 रुपए, 1% का तो होना चाहिए। सॉरी, 4,500 है ना, हाँ, तो 4,000 एक बार मैं स्टॉप लॉस एक काम करता हूं, मैं जैसे ही ले लूंगा स्टॉप लॉस। मैं टारगेट दे देता हूं आपको 4,600, 650 और 4,700, इन 3 टारगेट के लिए इन्फो एज में खरीदारी करने की राय। और ये स्टॉक बड़े कमाल के लिए तैयार होता हुआ दिख रहा है। स्टॉक मुझे ऐसा लग रहा है दीप कि वापस से 5,000, 5,200 की तरफ जाने की तैयारी कर रहा है। 2-3 बड़े कारण है जो पूरी स्पेस में हलचल मच रही है। देखिए, आज जो है ना ई कॉमर्स से जुड़ी हुई कंपनियां हैं, इनमें बड़ा एक्शन अब आगे होने वाला है। देखिए, एक पेटीएम अपना बड़ा आईपीओ फाइल कर रहा है, इनकी जो सब्सिडरी कंपनी है जोमेटो, वो आईपीओ लाने की तैयारी में उनके बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। उसका आईपीओ आने से वैल्यूएशन अनलॉक होंगे, और जब नए आईपीओ आते हैं तो पुरानी कंपनियों के जो वैल्यूएशन अनलॉक होते हैं ना, जो ऑलरेडी लिस्टेड है, उनकी बात अलग है, और इनकी तो खुद की सब्सिडरी लेकर आ रही है। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक यहां से बड़ा कमाल दिखाने के लिए तैयार है। तो इन्फो एज में 4,600, 4,650, 4,700, इन 3 टारगेट के लिए करें खरीदारी। जय हमारे साथ हैं, जय से मैं एक बार लेना चाहता हूं इस पर राय। जय, चार्ट्स पर अपनी राय दी और एक ढंग का स्टॉप लॉस भी सुझाइए। अनिल जी, इसका स्टॉप लॉस तो होना चाहिए 4,510 का, और मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सही टाइम पर आपने इसको चुना है। बहुत ही बढ़िया एक कंसोलिडेशन, बेस कंसोलिडेशन हम कहते हैं टेक्निकली, वो हुआ है यहाँ पे। इनफैक्ट अच्छा अक्यूमुलेशन भी हुआ है। अगर आप लास्ट 1-2 हफ्ते का वॉल्यूम्स देखो तो नीचे के लेवल्स पे जो हिसाब से कंसोलिडेशन हुआ है, वहाँ पे एक अच्छा वॉल्यूम्स के साथ कंसोलिडेशन हुआ है, मतलब वहाँ पे अक्यूमुलेशन हुआ है, और वहाँ से अभी एक मोमेंटम में फिर से एक बाय क्रॉसओवर देखने मिल रहा है अनिल जी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 4,510 के तो एक स्टॉप लॉस होने चाहिए। मुझे जहाँ तक लग रहा है ये स्टॉक, आई थिंक अनिल जी 4,703 तक के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं नियर टर्म में। 4,703 का मेरा शॉर्ट टर्म का टारगेट रहेगा इसका, एंड एक अच्छी बढ़त हमें देखने मिल सकती है यहाँ पे।
ये है आपके लिए 4510 का स्टॉप लॉस जो सुझाया है आपको। इन्फो एज पर कुछ विशेष टिप्पणी करना चाहते हैं बंसल जी भी? उससे पहले जल्दी से एक पिक ले लेता हूं बिना बिगुल के। किरण जी अपना एक पिक देना चाहते हैं, समय कम बचा है। किरण जी बताइए कौन सी है आपकी पिक? अनिल जी कल के लिए BTST है और बाय करके जाना है हिंडल्को। हिंडल्को ने अभी अभी बहुत ही शानदार ब्रेकआउट दिया है, सारे मेटल स्टॉक्स में मोमेंटम देखने को मिल रही है। 398 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा फ्यूचर्स में। टारगेट के लिए कल सवेरे 410 और 415 ये दो टारगेट्स मान के चलने चाहिए। हिंडल्को बाय करें। ओके, तो हिंडाल को खरीदारी करने की राय है यहां पर 402 रुपए के आसपास। ये फ्यूचर्स खरीद कर जाए BTST के तौर पर। जी बंसल जी आप कुछ विशेष टिप्पणी कर रहे हैं? बिल्कुल अनिल जी, जो आपने अभी राइटली मेंशन करा, स्टॉक जो पकड़ा अनिल जी इन्फो है, इसके अंदर भी अनिल जी बड़े चार्ट्स पर जैसे बड़ा ब्रेकआउट बोलते हैं, तो यहाँ पर बड़े चार्ट्स पर एक बड़ा रिवर्सल हो रहा है और यहाँ पर एटलीस्ट 5200 5300 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। और अनिल जी चांसेस हैं कल यहाँ पर गैप अप ओपनिंग होगी और जिन लेवल्स पे आपने रिकमेंड करा है वहां पर अभी जल्दी नहीं आएगा, उससे पहले 300-400 रुपए का अपमूव देखने को मिलेगा। तो इन्फो एज को मिस ना करने की राय है। ओके, मिस ना करें, ये है आपके लिए राय। इन्फो एज पर बढ़िया चार्ट्स नजर आते दिख रहे हैं। यहाँ मेरे ख्याल से कल या परसों सेठी साहब ने भी यहाँ पर खरीदारी करने की राय दी थी और वहां से स्टॉक देखिए उनके टारगेट भी हासिल करता हुआ दिख रहा है। ये स्टॉक है कमाल करता हुआ। 4600 का टारगेट दिन के ट्रेडर्स के लिए मेरे ख्याल से लगभग आता हुआ दिख रहा है। अगर आप डे ट्रेडर हैं प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, कोई चिंता की बात नहीं। और 4600 के आसपास आ चुका है। जी हाँ, 4600 आ चुका है। तो अगर आप डे ट्रेडर के बेसिस पे कर रहे हैं तो आप प्रॉफिट बुक कर लें, कोई दिक्कत नहीं। और बाकी अगर पोजिशनल ट्रेड कर रहे हैं तो आप कल के लिए भी होल्ड करें, क्योंकि मेरे ख्याल से एवरेज क्लोजिंग आपकी नीचे आएगी थोड़ी सी। तो उस लिहाज से अगर आप डे ट्रेड के लिए 40-50 रुपए बन रहे हैं और प्रॉफिट बुक करना चाहें तो कोई हर्ज है नहीं। लेकिन एक और खास बात बता दूं मैं आपको, और वो खास बात ये कि पिछले साल जय ने जो 50 स्टॉक्स का आपके लिए इंडेक्स बनाया था मेरी 50वीं बर्थडे पे, इस बार 51 स्टॉक्स का इंडेक्स बनाया। जय 51 का बना लिया है ना, पूरा का पूरा तैयार है, रेडी है? जी अनिल जी बिल्कुल, पूरा ही एक इंडेक्स रेडी है। काफ़ी कुछ स्टॉक्स है जो पिछले बार रेकमेंड किए थे उसमें से है और काफ़ी नए स्टॉक्स भी ऐड किए अनिल जी। तो पूरा वो जैसे MSCI एक रीबैलेंसिंग करता है इंडेक्स को अनिल जी, वैसे ही मैंने भी रीबैलेंसिंग कर दिया है। वाह क्या बात है। तो ये है आपके लिए MSCI की रीबैलेंसिंग की तरह ही जय ठक्कर के इंडेक्स की रीबैलेंसिंग। इसको ASCI इंडेक्स, वो MSCI की जगह ASCI अनिल सिंह कंपोजिट इंडेक्स हो गया ये। मॉर्गन स्टैनली के कंपोजिट इंडेक्स की जगह ASCI इंडेक्स हो गया जो जय ने बनाया। इसके बनाने वाले प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, रिसर्चर जय ठक्कर प्रेजेंट्स ASCI इंडेक्स। तो चलिए जय आपके इंडेक्स की खास बात पहले बताएं और उसके बाद हम आगे की चर्चा पर बढ़ेंगे। तो कुछ इंटरेस्टिंग डेटा भी है हमारे पास आज की क्लोजिंग को लेकर। तो हमारे दर्शकों से मेरी रिक्वेस्ट है कहीं इधर उधर जाए ना, भागे ना। थोड़ी देर हम 2-4-5 मिनट और कुछ बातचीत करने वाले, इंटरेस्टिंग बात करने वाले। पहले तो जय आप बताइए आपने इंडेक्स किस तरह का बनाया, क्या कुछ बनाया, और बाद में आप उसे ट्विटर पर भी शेयर कीजिएगा ताकि काफी लोग उससे फायदा उठा पाए। बताइए। जी अनिल जी खास करके मैंने ये ध्यान में रखा है कि मैंने ये देखा है कि हर एक सेक्टर में से स्टॉक्स चूज किए जाए। मेजर काफ़ी ऐसे डाइवर्सिफाइड मैंने ये इंडेक्स बनाया जिसमें जैसे MSCI है कि निफ्टी है कि एकदम डाइवर्सिफाइड इंडेक्स है, जहाँ पे मैंने ऐसे स्टॉक्स चुने हैं जिसमें एक पोटेंशियल है। फंडामेंटली अगर आप देखें तो यहाँ से एक अच्छा ग्रोथ दिखाने की वो मैंने दिखा है, और टेक्निकली भी अगर आप देखें तो जिसमें अच्छा खासा एक हमें मोमेंटम देखने मिल सके, एक अच्छा मूव देखने मिल सके, जिसके कारण एक अल्फा क्रिएट हो। बेस्ट चीज़ अनिल जी मैंने ये देखने मिली है इसमें, और मैंने वो एक चीज़ ध्यान में रखी, एक पैरामीटर ऐसा रखा है कि इसमें रिस्क टू रिवॉर्ड भी काफ़ी फेवरेबल हो। ओके, तो जय ने ये इंटरेस्टिंग इंडेक्स एक बार फिर से बनाया है, और पिछले साल के इंडेक्स की आज सुबह हम अपडेट भी ले रहे थे जय की तरफ से। अनिल जी आपको बता रहे थे एक स्टॉक ने अंडर परफॉर्म करा है, बाकी सारे स्टॉक से आपको बढ़िया रिटर्न्स मिले हैं, और अब 51 स्टॉक्स का इंडेक्स जय की तरफ से आया है। सर एक और इंटरेस्टिंग डेटा निकल कर आ रहा है, और आपके बर्थडे पर ये अरमान ने डेटा पुल अप किया है।
बर्थडे आपका हम सब तो सेलिब्रेट करते हैं, हमारी पूरी टीम व्यूअर्स सेलिब्रेट करते हैं, बट बाजार भी आपका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। पिछले 5 साल में अगर आप देखें तो 2 जून को या तो छुट्टी हुई है या जिस भी दिन ट्रेड हुआ है बाजार ने पॉजिटिव क्लोजिंग दी है, इंक्लूडिंग अगर आज का भी अगर आप प्रोविजनल फिगर ले लेते हैं। पिछले 11 साल का यानी 2010 से अगर आप ट्रेंड देखें तो सिर्फ 2 बार नेगेटिव क्लोजिंग हुई है, बाकी सभी बार आपने देखा है बाजार की पॉजिटिव क्लोजिंग हुई है। तो हम सबके साथ साथ बाजार भी आपका बर्थडे इक्वल जॉय के साथ सेलिब्रेट करते हैं सर। और शायद वो 2 दिन जब पॉजिटिव क्लोजिंग नहीं हुई दीप, शायद मैं उस दिन छुट्टी पर था, ऐसा मुझे लगता है। बट एनीवे आज तो बाल मतलब बचे, इज्जत बच गई दीप। 1 पॉइंट से ही सही, लेकिन निफ्टी ऊपर बंद हुआ है, तो मतलब ये कहना चाहिए कि यहाँ मार्केट ने अपनी लाज रख ली। और क्या, नहीं तो आप देखिए नीचे कहाँ 15,460 का लेवल और कहाँ 15,575, 125 पॉइंट ऊपर बंद हुए निचले स्तरों से, और वैसे तो 15,600 तक आए, और बैंक निफ्टी भी 35 पॉइंट ऊपर रह गया। तो पूरी की पूरी क्रेडिट जाती है पहले तो आशु सर को, फिर जय ठक्कर को, फिर नितिन जी को, और किरण जी तो बैंक निफ्टी पर 1000 पॉइंट ऊपर के टारगेट पहले से देकर 2-3 दिन से कह ही रहे हैं। तो आप सबके प्रयासों की वजह से देखिए बाल बच्चे 1 पॉइंट ऊपर बंद हो गया, नहीं तो ये डेटा बताने लायक भी रहता है। बट इंटरेस्टिंग है, अरमान मतलब कुछ ना कुछ करता रहता है, कहीं कहाँ से, मतलब ये मैं सोच भी नहीं सकता कि कोई 2 जून का डेटा भी एनालाइज करेगा कि कहाँ कैसे क्लोजिंग होती हुई दिख रही। जी आशु सर। अनिल जी, मैं अरमान के इस डेटा से काफ़ी इम्प्रेस हूँ, तो मेरी एक पर्सनल रिक्वेस्ट है, एक ये मेरे बर्थडे का भी निकलवा दे। बड़ी इनफेमस डेट है अनिल जी, 9/11, तो अरमान को कहना जरा उस दिन का भी निकलवा दे पिछले 10 साल का। अबे मैं क्या कहूँ सर, मतलब आप 9/11 को पैदा हुए इसलिए 9/11 हुआ, या 9/11 को होना था इसलिए आप इस डेट को पैदा हुए? ये एक रिसर्च का विषय है जिस पर कोई थीसिस लिखेगा और उसको डॉक्टरेट की उपाधि भी हम देंगे अगर वो सक्सेसफुल लिख पाया था। गजब, 9/11 पक्का 9/11 को सच्ची मुच्ची वाला बर्थडे। हाँ जी अनिल जी, 11 सितंबर अनिल जी। लेकिन आशीष जी एक तो है, ऊपर से आप बता भी रहे हो, हमारा तो ऐसा हो तो हम तो 1-2 दिन आगे पीछे कर लें कि बात ठीक है कि भाई ऑफिशियल रिकॉर्ड में 9/11 8 को मना ले, 10 को मना ले, आप तो बोल भी रहे हो 9/11 ही। गजब है भाई साहब आप, मतलब एक तो ऐसे दिन आप जन्मे हैं, ऊपर से बता भी रहे हैं। लेकिन चलिए मैं आपको बेनिफिट ऑफ डाउट इसलिए दूंगा, आप पहले पैदा हुए थे, 9/11 तो बाद में हुआ था, तो इसलिए ठीक है। अगर आपको कोई फॉलो कर रहा है आप समझ तो गए इस मामले में आपको किसी ने फॉलो किया है, अगर आपको किसी ने फॉलो किया है और फिर 9/11 हुआ है तो समझ सकते हैं। लेकिन चलिए ये है आज की पॉजिटिव क्लोजिंग आपके लिए, 1 पॉइंट से ही सही लेकिन होती हुई दिखिए इस वक्त। कुछ और स्टॉक्स है जहां पर एक्शन बंद हो चुका है। अब 3:30 बजे के बाद आज का दिन एक्शन बढ़ा रहा है, भले निफ्टी और सेंसेक्स और आपको बैंक निफ्टी सुस्ती दिखा रहे हैं, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में देखिए वहां पर भरपूर एक्शन आपके लिए आज नजर आएगा। बाजार बंद होने का एक्शन भी आपको बताना जरूरी है कि क्या कुछ होने वाला है, और वो आपके सामने रख दिया जाए। 5 बजे आज शाम को जो प्रोग्राम है वो फिर से कोरोना से एग्जाम से रिलेटेड होगा, क्योंकि कोरोना से रिलेटेड है लेकिन एग्जाम का पूरा मैटर है कि सरकार ने छात्रों की सुरक्षा के लिहाज से 12वीं के एग्जाम कैंसिल कर दिए हैं। कुछ राज्य इस फैसले को अपने स्टेट बोर्ड के लिए भी, ये सीबीएसई का हुआ है ना, जो सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड में जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं 12वीं क्लास में, उनके लिए एग्जाम नहीं होंगे। अब राज्यों के ऊपर है कि वो चाहें तो अपने राज्यों के जो जैसा महाराष्ट्र में महाराष्ट्र बोर्ड है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग बोर्ड है, तो वो आप चाहें तो आप अपने वो बोर्ड पर भी ये फैसला कर सकते हैं। अब इससे काफ़ी लोगों को रिलीफ मिली, लेकिन रिलीफ के साथ साथ सवाल ये है मार्क्स कैसे आएंगे। जैसे कि मतलब अगर पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से मार्क्स देखें तो पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से अगर आप मार्क्स दें तो जैसे अभी कायदे से उस हिसाब से तो देखें तो अगर आशु सर बाय कॉल दे रहे हैं तो लोग बाय कॉल पे भरोसा ही नहीं करेंगे, लेकिन आज बाजार चल गया तो पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से अगर मामला होगा तो मार्क्स वैसे आएंगे। आगे कॉलेज में एडमिशन, 12वीं के बाद कॉलेज में एडमिशन होता है, मिलेगा कैसे, है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं, मतलब एक समस्या खत्म हुई नहीं, 10 नई पैदा हो गई है। एग्जाम की पहले समस्या थी दें नहीं दें, हो नहीं हो, अब फाइनली होगा नहीं होगा, है ना। दूसरे 50 झंझट। अब ये सारे जो सवाल है इनके जवाब देने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के चांसलर प्रोफेसर विक्रम सिंह साहब,
करियर गाइडेंस की एग्जीक्यूटिव एडिटर परवीन मल्होत्रा, ये दोनों हमें बताएंगी छात्रों के मन में उठने वाले सारे सवालों के जवाब। कैंसिल एग्जाम, आगे का क्या प्लान। 6:30 बजे की चीज। कोरोना काल में निवेशकों का ध्यान सुरक्षित रिटर्न्स की तरफ ज्यादा बढ़ रहा है कि हमें सेफ रिटर्न चाहिए। ऐसे में कई सारे इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो पैसिव फंड की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जहां इंडेक्स की तरह रिटर्न मिल सकता है, थोड़ी वॉलेटिलिटी कम है। तो पैसिव फंड्स का और पैसिव इन्वेस्टमेंट का मकसद ये कि आप इंडेक्स में पैसा डालो, निफ्टी सेंसेक्स में डाल दिया, दिमाग नहीं लगाना, कोई फंड मैनेजर पे भरोसा नहीं, ऊपर नीचे होगा, जितना निफ्टी ऊपर होगा नीचे होगा, जितना सेंसेक्स ऊपर नीचे होगा उतना रिटर्न मिल जाएगा। तो आज पैसिव इन्वेस्टमेंट के 2 तरीकों की हम करेंगे चर्चा, इंडेक्स फंड और ETF। दोनों में से कौन सा फायदेमंद है, दोनों में फर्क क्या है, टैक्स इंप्लीकेशन कैसे क्या होनी चाहिए, आपके लिए क्या सूटेबल है। शाम 6:26 पर मनी गुरु का ये विशेष शो मिस मत कीजिएगा। रात 8 बजे देश दुनिया की तमाम खबरों की बात होगी। प्राइम स्टोरी, कवर स्टोरी है कोरोना की लूट का इलाज। जी हाँ, ये हमारी स्टोरी। और कई बार बंसल जी ने भी हमें कहा है, कई पूरे देश भर से हमें कई सारी कंप्लेंट मिली है, बार बार हम इस मैटर को उठाते हैं। और मैटर ये कि कोरोना के इलाज में अस्पतालों की लूट के ढेरों सारे किस्से आ रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र में अब ये सब बंद होने वाला है, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने अस्पतालों की मनमानी रोकने के लिए कोरोना के इलाज की रेट फिक्स कर दी है। ये रेट शहरों के हिसाब से ABC कैटेगरी में होंगे। आपके शहर में कोरोना के इलाज का क्या रेट होगा और क्या इससे अस्पतालों की लूट पर ब्रेक लग पाएगी, ये है आज की कवर स्टोरी। दूसरी कवर स्टोरी है फॉरेन वैक्सीन को लेकर, किस तरह से विदेशी वैक्सीन आसानी से हिंदुस्तान में आ सकती है और आपको हमें मिल सकती है। इस पर भारत सरकार ने विदेशी वैक्सीन के लिए रास्ते खोले हैं। WHO ने जिन वैक्सीन को अप्रूव कर दिया वो अपने आप तुरंत नॉन स्टॉप भारत में आ जाएगी, कोई टेस्टिंग की जरूरत नहीं, कोई परमिशन की जरूरत नहीं। तो इसका मतलब है कि जल्दी से वैक्सीन आने का रास्ता खुल जाएगा। क्या इससे वैक्सीनेशन जल्दी होगा, सस्ता होगा, सब लोगों को मिलेगा, ये बड़ी चीज है जिस पर आपके लिए हम आज कवर स्टोरी रखेंगे। विदेशी वैक्सीन की राह आसान। तो बंसल जी, फॉरेन वैक्सीन बिना किसी रोक टोक के इंडिया में आने की तैयारी में, लोगों को आसानी से मिलेगी, ज्यादा वैक्सीन आएगी लगता है आपको? बिल्कुल अनिल जी आएगी। देखिए अनिल जी, मैं तो खुद फॉरेन वैक्सीन की अनिल जी वेट कर रहा हूं, और आपने जो न्यूज बताई है मुझे मालूम नहीं था, और फॉरेन वैक्सीन की अनिल जी वेट अपने लिए नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अनिल जी अभी तक सिर्फ फाइजर की वैक्सीन है जो बच्चों के लिए मतलब कि अलाउड है, मतलब कि जो सेफ मानी जा रही है बच्चों के लिए। 18+ का हमारे यहाँ हिसाब किताब है, बच्चों के लिए जो वैक्सीन है उसमें फाइजर के लिए अनिल जी वेट कर रहा हूं मैं, क्योंकि मैं तो वैक्सीनेट हो चुका हूं, मेरा बेटा अनिल जी बचा हुआ है, तो बिल्कुल जल्दी है अनिल जी, जो हुआ है तो कम से कम उसका भी वैक्सीनेशन हो जाए। चलो बढ़िया है, सब लोगों को जल्दी से जल्दी और अच्छी से अच्छी वैक्सीन मिले और चॉइस मिले, जिसको जो लगाना है वो लगाएं, वो बढ़िया है। कुणाल जी हाथ खड़ा कर रहे हैं, अपना माइक क्या वो ईयरपीस ठीक कर रहे हैं, कुछ कहना चाहते हैं? अनिल जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी तक मैंने वैक्सीन नहीं लगाई, तो कुछ चिंता मेरी भी कर ले बंसल जी। अरे आपकी तो एंटीबॉडी बन चुकी है, अभी अभी आप तो खतरों से खेल कर आए हैं। लेकिन ये बात तो सही है बंसल जी, ऐसे दिल तोड़ने वाली बातें ना करें। आप सिर्फ और सिर्फ छोटे बंसल जी का ध्यान रखते हैं, कुणाल जी का ध्यान कौन रखेगा? कुणाल जी तो आपके भरोसे बैठे हैं। चलिए बंसल जी, जो भी वैक्सीन आप छोटे बंसल जी को लगाएं, वही वैक्सीन कुणाल जी के लिए भी अरेंज करवाएं, ये ठीक रहेगा। देखो भाई, ऐसा है कि पार्टनर किसी भी तरह का हो, ध्यान रखना बहुत जरूरी है, इसका ध्यान आप जरूर रखें बंसल जी। और देखिए कुणाल जी ने तुरंत ही प्रभाव से आपको अपनी कंप्लेंट रख दी है। लेकिन आइए एक और इंटरेस्टिंग शो जो आपके लिए कल होगा, आज नहीं, हर गुरुवार को शाम को 4:30 बजे, बात दुनिया की। जी हाँ, ये ग्लोबल खबरों का एक बेहद इंटरेस्टिंग शो है, मेरा फेवरेट भी और हमारे कई सारे दर्शकों का, क्योंकि इस शो में जो अलग अलग तरह की जो खबरें आती है, अरे लाजवाब है, कहीं सुनी नहीं, कहीं देखी नहीं। विजुअली देखना इनको ट्रीट है, सुनना कानों के लिए ट्रीट है। एक झलक आप देख लीजिए, बाकी कल पूरा शो। ऑस्ट्रेलिया आखिर क्यों मांग रहा है भारत से जहर? पाकिस्तान में कुत्ते करेंगे कोरोना की पहचान। चीन को सता रही है आखिर किस बात की चिंता? और आपके फेवरेट मार्वल कैरेक्टर लोकी का दिखाएंगे बॉलीवुड प्रेम। देखिए
बात दुनिया की, गुरुवार शाम 4:26 पर सिर्फ जी बिजनेस पर। तो ये है वो विशेष शो जिसके लिए कल का करना होगा आपको इंतजार। कल का इंतजार तो एक और रीजन से भी करना है, क्योंकि कल है वायदा कारोबार की एक्सपायरी का दिन भी। एक्शन रहेगा भरपूर और एक्सपायरी का एक्शन भी, हफ्ते की एक्सपायरी सही। और आज बाजार हुए हैं बंद वापस हरे निशान में 1 पॉइंट, तो अब तक की लाइफ टाइम हाई के लिहाज से सेकंड बेस्ट क्लोजिंग मिली है ये आपके लिए। कुणाल जी कुछ कहना चाहते हैं? आप हाथ खड़ा कर रहे हैं शायद। अनिल जी आपसे के लिए एक सवाल है, क्या अनिल जी आप जानते हैं कि आज के दिन किस और महान व्यक्ति का जन्मदिन है? अनिल जी अच्छा, कम से कम आपने मुझे महान माना, इसके लिए तो धन्यवाद स्वीकार करें सबसे पहले। वैसे महान व्यक्ति तो नहीं कह सकते, महान शख्सियत है जिसमें ऐश्वर्या राय भी शामिल होती है। उनके साथ मेरी बर्थडे है, उनका तो मुझे पता है, बाकी का तो आप जाने। नहीं, ऐश्वर्या का आज शायद आज है या फिर 1 नवंबर को, ये बताइए। देखिए आपको तो किसी का तो है आज एक महान शख्सियत। मणिरत्नम जी का भी आज जन्म दिवस है, तो काफी अच्छा जी मणिरत्नम जी का आज जन्म दिवस है। और तो बहुत सारे लोग अनिल जी मुझे कह रहे थे कि 2 व्यक्ति हैं जो महान हैं और दोनों का जन्म दिवस एक ही दिन है। क्या बात है, मणिरत्नम साहब महान है। मैं तो साधारण सा इंसान हूँ। बॉम्बे, रोजा, मतलब ढेर सारी ऐसी बेहतरीन फिल्में उन्होंने हमें दी है। और सबसे बड़ी बात मुझे जो उनके बारे में एक और जो पसंद है वो ये कि उन्होंने AR रहमान साहब को बॉलीवुड में इंट्रोड्यूस किया। नहीं तो वो साउथ में ज़्यादा म्यूजिक देते थे, तो हम सब रहमान साहब का म्यूजिक सुन पाए उनकी मूवीज़ के जरिए। वाह गजब है। उनको भी जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और आप सब लोगों को दिल से धन्यवाद। आज सब आप दिन भर आपकी विशेष के लिए, शुभकामनाओं के लिए। चलिए अब सभी से विदा लेने का वक्त है। आशु सर, कुणाल जी, राकेश जी, वागले साहब, जय ठक्कर साहब, किरण जी और सचिन सर, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया आज वक्त देने के लिए।